वैशाली बहन जी आप म्यूट हो जाए और सभी लोग म्यूट रहें। सिर्फ आदरणीय पवन कुमार जी बोलेंगे। जी सुनिए आप सब। जी धन्यवाद। और जैसा मैं कह रहा था, आज वैशाली जी ने बहुत सुंदर तरीके से योग कराया। और उनके साथ जब हमने सूर्य नमस्कार किया तो बहुत ही आनंददायक था। बहुत अच्छी तरह से गति से उन्होंने सूर्य नमस्कार का जो अभ्यास हमें कराया, और बाकी भी जो अभ्यास थे वो भी बहुत अच्छे तरीके से और बहुत आनंददायक तरीके से आज इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया है। आपको बहुत अभिनंदन है। सभी साधकों को 900वें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत इस लंबी यात्रा को करने के लिए जो भी हमारे साथियों ने परिश्रम किया। इस स्वैच्छिक योगाहार यात्रा निरंतर योग और आहार के जो हमारे कार्य हैं उसको हम संपन्न कराते जा रहे हैं। और एक काफी लंबा सफर हमने अभी तक के कर लिया है, और आगे का सफर भी हमारा जारी रहेगा। आज की हमारी जो थीम है उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे सभी से। और वो थीम है आत्मनिर्भरता। योगाहार के माध्यम से हमारे बहुत सारे किसान और बहुत सारे हमारे वैज्ञानिक उन्हें इस मंच पर आए हैं, और उनसे सीख करके हमारे साथी हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ नया ज्ञान की उनको प्राप्ति हुई। कुछ चीज नया उन्होंने सीखने का प्रयास किया है। और जब वो उन्होंने सीखा है और उसको अपने जगह पर उसको अप्लाई किया है, उसको उन्होंने अपना उसको उपयोग में लाए हैं, और उसके जो अनुभव आए हैं उसके आधार पर कुछ नई सीख जो है सीखने को हमें मिली है। और इस प्रकार से ये कार्यक्रम निरंतर योग और आहार के ऊपर चलते जाते हुए इसमें समय समय पर नई नई चीजों को भी हमने जोड़ने का प्रयास किया। नई नई चीजें जो भी सदस्यों के सुझाव आए उसको भी हम निरंतर जोड़ते हुए जा रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से हम निरंतर इस मंच में हनुमान चालीसा का भी पाठ करते आ रहे हैं, और साथ ही इस नवरात्रि के अवसर पर रोज कोई ना कोई कुछ ना कुछ नई स्तुति भी गा रहे हैं, और उसमें भजन भी कर रहे हैं। तो यह बड़ा आनंददायक और एक संगीतमय योगाहार के रूप में भी एक रूप इसका देखने को मिल रहा है। मैं अभी खबर को भी देख रहा था, कल और आज में हमारे राम भद्राचार्य जी ने भी आज आह्वान किया है। कल उन्होंने आह्वान किया था कि चूंकि अब राम मंदिर बनने में केवल 90 दिन का समय बाकी है, तो हर एक भारतवासी से उन्होंने आह्वान किया है कि वह प्रतिदिन घर में दीपक जलाएं और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। हमारा योगाहार मंच निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करते जा रहा है, तो अपने इस संदेश को भी हम सभी घर में भी और बाकी सदस्यों तक को ही पहुंचाने का प्रयास करें। तो क्योंकि यहाँ पर पूरे विश्व में आजकल तनाव की स्थिति बनी हुई है, और दूसरी तरफ भारत वर्ष एक ऐसा देश है जहाँ पर एक नई तरीके से एक नई ऊर्जा का यहाँ पर रोज कुछ ना कुछ नया इस पूरे देश में हो रहा है। ये देखने को मिल रहा है, और ये दूसरी जगह पर देखने को नहीं मिल रहा है। ये शायद कई सारे संकेत इस छुपे हुए हैं। तो इन सब चीजों को भी हम ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। इस पर भी हम आने वाले दिनों पर और भी चर्चा की जाए। आज के जो हमारा कार्य है उसको आज का जो दिवस है एक विशेष इसको नाम इसलिए दिया गया है कि योगाहार के माध्यम से हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहे हैं। और इस आत्मनिर्भरता में हमने रासायनिक पदार्थों से अपने जीवन में मुक्ति पाने की जो प्राकृतिक और खेती के माध्यम से प्रयास हो रहे हैं। खेती के क्षेत्र में रसायनों से हम मुक्ति पाएं और स्वयं आत्मनिर्भर होकर के अपने खेतों में केवल अपने द्वारा उत्पादित चीजों का या जैविक उत्पादों का प्रयोग करें ज्यादा से ज्यादा। इस तरफ थोड़ी सी हमारी जो पहल हुई है उससे निश्चित रूप से बहुत सारा जागरूकता आई है, और इस जागरूकता को अब जमीन पर उतारने की आवश्यकता है, जिसको कि हम कई दिनों से चर्चा भी करते आ रहे हैं।
और इसी क्रम में अब जो अगला जो हमारा चरण है वो ये है कि हम अपनी मिट्टी को और अपने पानी को स्वस्थ बनाने में, उसको प्राकृतिक रूप से उसमें कोई भी चीज नहीं पड़े और उसके स्वास्थ्य के ऊपर हम आज चिंतन करें। मिट्टी का हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा, मिट्टी के स्वास्थ्य को हम स्वयं कैसे जान सकते हैं, और मिट्टी के स्वास्थ्य को लेकर के जो अभी आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा परेशानियां हो रही हैं वो मिट्टी को की गुणवत्ता के ऊपर हो रही है, मिट्टी के स्वास्थ्य के ऊपर हो रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि केवल मिट्टी तक ही हम सीमित नहीं है, मिट्टी के साथ हमारा जो जल है वो उसका अभिन्न हिस्सा है। मिट्टी पर जो हमारा जल का समन्वय है, मिट्टी में जो जल पड़े वो भी स्वस्थ जल हो, इसका भी हमें ध्यान रखना है। क्योंकि अगर मिट्टी आपकी खराब है और उसमें आपने पानी भी ज्यादा पोल्यूटेड पानी डाल दिया, मतलब जिसमें कि ज्यादा सल्फाइड है, जिसमें नाइट्रेट ज्यादा है, तो आपकी मिट्टी को तो और ज्यादा खराब होने से कोई नहीं रोक। तो हम मिट्टी के साथ साथ जल के ऊपर भी काम करने की जरूरत है। हमने पूर्व में भी जल के ऊपर बहुत बातचीत की है, मिट्टी के ऊपर भी हमने बहुत सारे विषयों पर बातचीत की है, लेकिन मिट्टी के स्वास्थ्य के ऊपर एक समग्र रूप से समझने का आज हम प्रयास करेंगे। और हमारे साथी आज उसके ऊपर बातचीत करते हुए ये एक जो विधियां बता रहे हैं, बताएंगे, ये वो विधियां हैं जो कि बहुत आसान है, और वह विधियां जो किसान स्वयं कर सकता है, या किसान सारे किसान नहीं भी करें तो गांव में कुछ एक किसान, एक दो किसान जो ज्यादा जागरूक हैं, ज्यादा इच्छुक हैं विधियों को करने में, वो इनका उपयोग करके अपने गांव के, अपने खेत की मिट्टी की स्वयं आकलन कर सकते हैं। और जब वो आकलन स्वयं करेंगे तो उसको, उनको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप को ही अपने स्वयं इसको जांचने में, उसको समझने में, उसका जो रिजल्ट आया है उसके बारे में विश्लेषण करने पर, और स्वयं अपने के द्वारा जो उन्होंने कार्य करने हैं उसके प्रति वो ज्यादा जागरूक होकर के आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। इस योगाहार मंच के माध्यम से भी हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस आसान सी विधियों के ऊपर हमने थोड़ी सी चर्चा तब की थी जब आप नर्मदापुरम आए थे अभी पिछले पिछले माह, और वहाँ की स्थितियों को समझते हुए कुछ एक मन में बातें आई थी, कुछ अनुभव निकल के आए। तो इन्हीं चीज को आगे लेने के लिए मेरे साथी तरुण जी जो नर्मदापुरम आए थे, आज इस सेशन को संभालेंगे और इन आसान विधियों को समझाते हुए और उसके साथ जो चीजें जुड़ी हुई हैं उसके बारे में भी अपना वक्तव्य देने का प्रयास करेंगे। वो प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताएंगे, और साथ में हमारे अन्य जो हमारे साथी हैं जो भी जुड़ेंगे वो भी अपने अनुभव को शेयर करेंगे। तो मैं अब बिना समय गंवाए हुए मैं तरुण जी का स्वागत करना चाहूंगा इस मंच पर, कि वो आए और अपनी बात कहें। और ये जो चर्चा है ये आज इस तरह से रखी गई है कि हम जो विधि बता रहे हैं वो कुछ चुनिंदा विधियां हैं, और इसमें जो भी और सुधार होगा उसको हम करते जाएंगे। आज का जो बातें बताने का तात्पर्य है वो यह है कि हम सबसे वार्तालाप करें, सबके सुझाव लें, सबके को उसके बारे में समझने का प्रयास करें कि क्या चीज हमारी आसानी से हो सकती है, क्या चीजें हम कर सकते हैं, और क्या चीजें करने में हमें कठिनाई हो सकती है, और इसकी सार्थकता क्या है, क्या ये सार्थक भी है या खाली हम ऐसे ही बोल रहे हैं, या हमारे विचार में जो मन में विचार आए हैं क्या इसको और बेहतर हम कर सकते हैं, क्या कोई और तरीका भी है जिसको कि जोड़ा जा सकता है। तो इन सब चीजों को करने के लिए मैं तरुण जी को आमंत्रित करते हुए, लेकिन उससे पहले हैंड रेस था मुन्नी लाल जी का, अगर वो कुछ बताना चाहें, बोलना चाहें तो उससे पहले वो बातचीत कर लें, और उसके बाद फिर तरुण जी को आगे करते हुए आगे का सब कर सकते सर प्रणाम। कोई बात नहीं सर, जितने भी उपस्थित हैं सदन में हमारे भाई बहन वो सब वीडियो खोल लें, और वीडियो खोलने के बाद फिर जैसे तरुण जी उसका प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं तो एक सभी लोग अपना अपना वीडियो खोल लें, ये निवेदन था सबको।
कम जा धन्यवाद सर। और आप सभी को योगा दिवस के 900 दिन पूरे होने पे बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि जो हमारी मानव स्वास्थ्य से पर्यावरण स्वास्थ्य तक की जो ये यात्रा है कि हम योग के द्वारा मानव स्वास्थ्य को ठीक रखें और साथ साथ में जैविक खेती के द्वारा हम पर्यावरण को स्वस्थ रखें। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए जो अभी सर ने जैसी चर्चा करी है कि मर्दा के समग्र स्वास्थ्य मूल्यांकन की भी हमें जानकारी होना चाहिए। मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रही है? दिख रही है सर, दिख रही है। नहीं दिख रही? नहीं दिख रही? अब नहीं दिख रही। नहीं अभी नहीं दिख रही, थोड़ी देर पहले दिख रही थी। स्क्रीन शेयर ही नहीं हुई ना तरुण सर जी। मैं दोबारा कर लेता हूँ उनसे ना। अब अभी हुई सर, अभी चालू हुई सर। अभी आपकी हाँ स्लाइड आ गई है। आ गई ना स्लाइड? स्लाइड आ गई। ठीक है। तो जैसा कि अभी चर्चा हुई है कि समग्र मृदा के समग्र स्वास्थ्य मूल्यांकन की भी हमें आवश्यकता है, क्योंकि जो हमें मिट्टी का पहले सबसे पहले क्या है कि एक बेसिक समझना होगा कि मिट्टी हमारी कहती क्या है, मिट्टी में कौन कौन से जीव रहते हैं। क्योंकि मृदा में अगर हम मृदा स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मृदा अकेली बैक्टीरिया से स्वस्थ नहीं है, उसके लिए बहुत सारे कीड़े भी हमारे काम करते हैं, बहुत सारे केंचुए भी काम करते हैं। मतलब सभी का कुछ ना कुछ योगदान है हमारी मिट्टी को स्वस्थ बनाने में। क्योंकि अगर हम पौधे की बात करें तो जो पौधे का 98 से मतलब 99% जो हिस्सा होता है वो हवा, पानी, ये CHO मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा बना होता है। और जो बाकी हम जो भी नाइट्रोजन, यूरिया, जो भी ये चीजें डालते हैं वो सब 1%, 1.5% पौधे का पूरा करता है। तो बाकी की जो 99% चीजें हैं वो कहाँ से आई? तो वो हमारा जो मिट्टी में जो हमारे अदर सॉइल बायोलॉजिकल बैक्टीरिया होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो इसका मेंटेन रखने में से मदद करते हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि हम कौन कौन सी विधियों के द्वारा मृदा स्वास्थ्य की जांच कर सकते हैं। और ये विधियां इतनी आसान है कि किसान अपने खेत में स्वयं इनका अवलोकन कर सकता है। जैसे कि इसमें कुछ मुख्य विधियों में 3 तरह से हम मृदा की यहाँ पर जांच करते हैं। भौतिक विधियां हैं, जैसे फिजिकल मेथड्स हो गए तो इसमें रिबन विधि का हम प्रयोग करते हैं। बायोलॉजिकल विधियां, जैव विधियों में हम जड़ अवलोकन, बेट लेमिना विधि, केचुआ गणना विधि और कार्डबोर्ड विधि का प्रयोग करते हैं। और रासायनिक विधियों में हम पीएच, कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश मृदा में हम किस तरीके से जांच सकते हैं उसके बारे में हम इसमें पता करते हैं। तो सबसे पहले जो मृदा जांच की जो विधि आती है वो भौतिक विधि आती है कि हमारी मृदा किस टाइप की मृदा है। यहाँ हमारी मृदा बलुई है, या हमारी मृदा क्ले है या क्लेई है। तरुण स्लाइड आगे नहीं चल रही है। आगे नहीं चल रही? ये स्लाइड आगे नहीं चली। ठीक है, स्लाइड को आगे चलाना है, आगे नहीं बढ़ी। हाँ अब ठीक। स्लो बोले जिसमें लिख सकें। जो आप बता रहे हैं उसको धीरे धीरे बताइए जिसमें हम लिख सकें। जी ओम। इससे पहले वाली भी दिखा दीजिए एक बार। तो ये मुख्य विधियां थी जो 3 तरह की विधियों के बारे में हमने चर्चा करी है कि इन 3 विधियों के माध्यम से हम मृदा की काफी हद तक हम समझ सकते हैं कि हमारी मिट्टी में क्या क्या चीज है, कौन कौन सी चीज एक्टिव है, कौन कौन सी चीज एक्टिव नहीं है। उन सब के बारे में हमें इन विधियों से पता चल जाएगा हमारी मृदा के अंदर। तो जो इसमें सबसे पहली विधि आती है वो है रिबन विधि। अभी भी नहीं दिख रहा है करो। अभी भी नहीं दिख रहा? हाँ ठीक है, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है जी। तो इसमें जो सबसे पहली विधि है वो हमारी रिबन विधि है। रिबन विधि में हम क्या करते हैं कि हमने एक 25 से 30 ग्राम मिट्टी हमारी हथेली, हाथ की हथेली के ऊपर लेनी है
और उसमें थोड़ा सा पानी डालना है कि उसका एक लड्डू बन सके। तो लड्डू जैसा कि आप पहले चित्र में देख रहे हैं कि ये लड्डू बना तो है, मगर ये लड्डू रिबिन बनने से पहले ही फट चुका है। तो ये मतलब कि 2.5 सेंटीमीटर से अगर कम हमारा रिबिन बनता है, या फिर हमारा मर्दा का जो हमने गोला लड्डू बनाया हुआ अगर वो फूट जाता है तो हमारी मर्दा में सेंड की मात्रा ज्यादा है, तो मतलब कि हमारी जो मिट्टी है वो लोमी टाइप की है। दूसरा हमारा जो दूसरा आप चित्र देख रहे हैं कि इसमें 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक का हमारा रिबिन बन जाता है, तो ये हमारी क्ले मर्दा है। इसमें सेंड के भी पार्टिकल है और क्ले के भी पार्टिकल है। और जो तीसरा आप चित्र देख रहे हैं, ये रिबिन हमारा 5 सेंटीमीटर से अधिक बन चुका है। इसमें रिबिन तो ये हमारी क्ले ही मर्दा है, कि मतलब इसमें की क्ले की मात्रा ज्यादा है और सेंड की मात्रा कम है। क्योंकि मर्दा की जांच हमें इसलिए करना आवश्यक है क्योंकि उसी के अनुसार हम हमारी फसल का चुनाव करते हैं कि किस मिट्टी में कौन सी फसल हमारी सही रहेगी, कि कौन सी फसल का हमें उत्पादन इससे अच्छा मिलेगा। जैसे हम अगर लोमी मृदा की बात करें तो इसमें अगर हम रूट वाली क्रॉप्स लगाएं, जैसे कि आपकी पीली शतावर हो गई, या सब्जियों में आपकी गाजर मूली हो गई, तो ये सब्जियां इसमें अच्छी चलेगी। इसी तरीके से हम मृदा की स्थिति के अनुसार, भौतिक स्थिति के अनुसार हम फसलों का चुनाव करते हैं, और ये किसानों के लिए भी समझना अत्यंत आवश्यक है। वैसे किसान ऑलरेडी वैज्ञानिक हैं, वो अपनी मृदा को छू कर, उसे हाथों में लेकर, उसे महसूस कर कर बता सकते हैं कि ये किस फसल के लिए उपयोगी है और किस फसल के लिए उपयोगी नहीं है। फिर हम बायोलॉजिकल मेथड्स में जाते हैं, तो इसमें जो पहली विधि आती है वो होती है जड़ अवलोकन, कि पौधे की जड़ों को देख के हम मृदा के स्वास्थ्य के बारे में पता कर सकते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि मोड बाहेरच राहिले ना, ते परवाच्या याच्यासाठी काढून ठेवले, जैसे कि लक्षातच नहीं थे कुठे घातले ते। इसमें आप देख सकते हैं कि एक चित्र में पौधे की जड़ें छोटी हैं और दूसरे वाले में जो जड़ों का गुच्छा है वो ज्यादा घना है। तो इससे भी हमें रूट ऑब्जर्वेशन से भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारी मृदा कहाँ पे स्वस्थ है, कहाँ पे स्वस्थ नहीं है, क्या मृदा में न्यूट्रिएंट हमारे पर्याप्त मात्रा में है जो पौधे के विकास के लिए सहायक है या नहीं है। तो इन चित्रों के माध्यम से आप भली बात समझ सकते हैं कि जब तक पौधे को स्ट्रेस कंडीशन नहीं दी जाएगी और उसे सारे न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं होंगे, तो पौधे की अगर जड़ों का विकास अच्छा नहीं होगा तो जो हमारा उससे प्राप्त होने वाला फल है, जो उत्पाद है, वो भी हमारा अच्छा नहीं होगा। तो ये अवलोकन भी हमें जड़ों का भी करना चाहिए कि कौन से क्षेत्र में हमारे खेत में की मृदा कहाँ की स्वस्थ है और कहाँ की हमारी मृदा स्वस्थ नहीं है या खराब होने की स्थिति में है। फिर दूसरा इसमें मेथड आता है बायोलॉजिकल विधियों में, जैव विधि में बेट लेमिना विधि। बेट लेमिना विधि में मुख्यतः क्या होता है कि एक प्लास्टिक की स्ट्रिप होती है जिसमें कि 16 छेद बने हुए होते हैं। इन 16 छेदों को हम 70% सेल्यूलोज पाउडर सेल्यूलोज पाउडर का मतलब यहाँ पे हो गया कि जैसे कि हमारा घास के वो हो गए, सूखी हुई घास का पाउडर हो गया बारीक, या पत्तों का पाउडर हो गया, लकड़ी का हो गया, किसी भी चीज का जिससे सेल्यूलोज प्राप्त होता है। तो 70% हम सेल्यूलोज का पाउडर लेते हैं, 25% हम गेहूं का आटा या चोकर या आप कुछ भी ले सकते हैं, और 5% हम कोयला लेते हैं। जो हमारा लकड़ी का जो घर में कोयला होता है वो कोयले का 5% मिलाना है। मतलब कि 70% सेल्यूलोज, 5% आटा और 25% आटा और 5% कोयले का पाउडर, इन तीनों को मिलाकर हम एक पेस्ट बना लेते हैं। जैसे हम आटा हमारा खाने के लिए लगाते हैं उसी तरीके से एक उसका पेस्ट बना लेते हैं, और इन 16 छेदों के ऊपर उसे ऊपर से के नीचे तक लगाते हैं ताकि ये छेद हमारे भर जाए। इस विधि को हम 2-3 बार दोहराते हैं जिससे कि छेद प्रॉपर तरीके से भर जाए। जैसे पहले हमने फर्स्ट राउंड में इसे लगाया, फिर इसे सूखने के लिए 2-3 घंटे रख दिया, फिर सेकंड राउंड में लगाया, फिर सूखने के लिए 2-3 घंटे रख दिया, फिर थर्ड राउंड में लगाया। इस तरह से 3-4 लेयर लगा करके हम इसे अच्छे से सुखा लेते हैं। और सुखाने के बाद जमीन में, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि इसे हमने सीधा गाड़ना है। जहां पे हमें खेत की मृदा जांच करनी है, मतलब कि हमारा अगर 1 एकड़ क्षेत्र है तो उसमें 3 से 4 जगह हम इसे गाड़ देते हैं पूरा भर के। इसे जो जमीन के अंदर रखना है वो 14 दिन तक हमें रखना है। अब इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जो हमने इसमें मिक्सचर भरा है, जो सेल्यूलोज और आटा और जो चारकोल पाउडर का हमने इसमें मिक्सचर भरा है,
तो उस मिक्सचर को जब हम 14 दिन बाद निकाल के देखते हैं तो इसमें से कितने छेद हमारे खाली हुए हैं। अगर हमारे 1-2 छेद खाली हुए हैं तो बैक्टीरिया हमारे खेत में कम है। अगर 5 से 6 8 छेद खाली हो गए तो मीडियम मात्रा में है, और 10 से अगर 12 छेद खाली हो जाते हैं तो हमारी मृदा में बैक्टीरिया की स्थिति अच्छी है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या करेगा कि सेल्यूलोज ओरिन को खाने का काम करेगा। तो इससे हमें बैक्टीरिया की स्थिति का पता लगता है कि हमारे खेत में बैक्टीरिया कितना है, या बैक्टीरिया स्वस्थ है, वो अच्छे से काम कर रहा है। तो इसलिए ये बेटलेमिना विधि का उपयोग इसमें किया जाता है। तीसरा हो गया केचुआ गणना विधि, क्योंकि हमारे खेतों में केचुए का बहुत ही अहम योगदान है, क्योंकि मिट्टी में 50% हवा 25% हवा और 25% पानी का मिक्सचर होता है, तब जाके पौधा जमीन में से न्यूट्रिएंट ग्रहण कर सकता है। तो जो हवा का जो काम है जमीन तक अंदर तक पहुंचाने का और पानी को अंदर तक पहुंचाने का, वो केचुए से बढ़िया कोई नहीं करता है, क्योंकि वो जितनी पतली बारीक सुरंग बनाता है और जितनी गहराई तक बनाता है, वैसा हम हमारे ट्रैक्टर के माध्यम से या किसी मशीनी यंत्र के माध्यम से हम उसे नहीं कर सकते हैं। वो केचुए के माध्यम से हमें ज्यादा अच्छे से होता है। तो इसलिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे खेत में केचुओं की संख्या कितनी है। पहले क्या होता था कि पहले जब हम खेत में एक फावड़ा मारते थे तो करीबन एक फावड़े में 38 से 40 केचुए हमारे आ जाते थे। मगर आज के टाइम पे उल्टा हो रहा है कि हम 40 फावड़े मारते हैं तो 1-2 केचुए हमारे फावड़े में आ सकते हैं। तो ये मेथड है। आप इसमें आपको 1x1 की, मतलब 1 फीट बाय 1 फीट की आपको मार्किंग कर लेनी है अपने खेत में। मार्किंग करने के बाद आपको एक 500 ग्राम जो हमारा सरसों होता है, सरसों का आपको पेस्ट बनाना है। उसको मिक्सी में नहीं पीसना, उसको सिल बट्टे पे पीस करके उसका एक पेस्ट बना लेना है और उसे 4 लीटर पानी में मिलाना है। और जो हमने 1x1 की 1 फीट की मार्किंग करी है, इसमें हमने इस मिक्सचर को डाल देना है। तो 15 से 20 मिनट बाद हम जब इसका अवलोकन करते हैं तो हम देखते हैं कि जो केचुए हैं वो हमारी जमीन की सतह के ऊपर आ गए हैं, क्योंकि सरसों के पानी से उन्हें इरिटेशन होती है, इसमें जो पदार्थ मौजूद होते हैं सरसों के अंदर उससे। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि अगर 1x1 में हमारे अगर इतने केचुए निकल रहे हैं तो हमारे पूरे खेत में कितने केचुए होंगे लमसम में। तो ये भी एक मृदा जांच की अच्छी विधि है कि हमारे खेत में हम इससे केचुओं की गणना हमारी हो जाती है। इसी में जो हमारा चौथा मेथड है वो है कार्डबोर्ड विधि। सामान्यतः आपने आमतौर पर देखा होगा कि हमारे खेत में या हमारे किचन गार्डन में कहीं पे भी अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा लंबे समय से खेत में पड़ा हुआ है तो उसके नीचे काफी तरह के कीड़े, काफी तरह के मतलब जीव जंतु उसके नीचे शरण लेने आ जाते हैं छाया में, या वहां पे नमी बनी रहती है इस वजह से। तो काफी तरह के जो कीड़े हमारे खेत में उपलब्ध है वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो इससे भी पता लगता है कि हमारे खेत में किस किस तरह की स्पीसीज उपलब्ध है, कौन कौन से कीड़े काम कर रहे हैं, कौन से बेनिफिशियल हैं, कौन से हानिकारक हैं, वो सब भी हम इस कार्डबोर्ड मेथड से पता लगा सकते हैं। तो आप भी अपने खेत में जैसे 3-4 जगह, जैसे इसमें डायमीटर दिया हुआ है, इससे छोटा बड़ा भी वो चल सकता है, तो आप 3-4 जगह अपने खेत में से स्थापित कीजिए, तो आपको पता लगेगा कि कौन कौन से कीड़े हमारे खेत में मौजूद हैं और वो क्या क्या काम हमारे खेत में हो रहा है। इसी में मृदा जांच की जो तीसरी विधि है वो है मृदा जांच की रासायनिक विधि, धरती का डॉक्टर। धरती का डॉक्टर किट के बारे में, जैसा कि अभी हमारी जो लास्ट विजिट मध्य प्रदेश में हुई थी तो हमने वहां पे धरती का डॉक्टर किट दिया भी था, और इससे वहां अभी जैसे मेहरा जी से बात हुई तो उन्होंने जांच करके भी देखा है इसे, और सभी लोग जांच करने में लगे हुए हैं। तो इससे भी हमें 5 चीजों की हमारी मिट्टी की जांच हो जाती है, जैसे कि पीएच हमारी जमीन का कितना है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश कितना है, और जो ये एप्लीकेशन हमारी धरती का डॉक्टर में दी गई है, तो जब आपकी जांच इसमें सामने आती है तो आपको इसमें एक सॉइल हेल्थ कार्ड भी मिलता है, जिसमें कि आपको रिकमेंडेशंस दी जाती है फसल के अनुसार कि आपको कौन सी फसल में इस जांच के अनुसार कितना खाद डालना है। तो ये भी मृदा जांच का एक रासायनिक तरीका है। तो हमने यहाँ पर 3 तरीकों के बारे में बात करी। पहली विधि हुई हमारी भौतिक विधि। भौतिक विधि में हमने रिबन विधि का उपयोग किया। दूसरी हमारी होगी बायोलॉजिकल विधि। बायोलॉजिकल विधि में हमने जैसे कि बेटलेमिना, कार्डबोर्ड मेथड, ये केचुआ गणना विधि
इन सब का हमने इसमें उपयोग किया है। तो ये जो हमने तीनों विधियों का उपयोग किया है, तो तीनों विधियों का उपयोग करने के बाद हमने एक ये कंपोजिट सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया है यहाँ पे कि समग्र मृदा मूल्यांकन किसान अपना स्वयं का किस तरीके से कर सकता है। क्योंकि ये जो भी मूल्यांकन है ये किसान के स्वयं के लिए है कि वो अपनी मृदा को किस स्तर पर पाता है, कि वो उसके लिए ठीक है, वो उसके लिए जैविक खेती करने के लिए ठीक है, या फिर उसमें उसे कुछ करने की आवश्यकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि पहला जो इसमें पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि जो भौतिक गुण हमारी मृदा के क्या क्या हैं। तो सॉइल टेक्सचर में आपका अगर सैंडी सॉइल है तो आपको पुअर, आपको 0 नंबर मिलेगा, और अगर आपकी लोमी सॉइल है तो आपको ऐसे 1 नंबर मिलेगा। ऐसे मतलब इस तरीके से आप हर चीज की मार्किंग कर सकते हैं। सॉइल का पीएच अगर आपका 6 से 8.5 है, 6 से कम है और 8.5 से ज्यादा है तो आपको 0 नंबर मिलेगा, और आपका पीएच अगर न्यूट्रल है, आपका पीएच 6.5 से 7.5 के बीच में है तो आपको 1 नंबर उसका मिल जाएगा। इसी तरीके से कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अगर 0.5% से कम है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है, तो आपको 0 नंबर मिलेगा, और 0.5% से ज्यादा है या 1% से ज्यादा है तो आपको फिर इसमें 1 नंबर मिलेगा। तो इसी तरीके से बायोलॉजिकल पैरामीटर्स, अगर रूट कम डेवलप हुई है तो आपको 0 नंबर मिलेगा, रूट अगर आपकी अच्छी डेवलप है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ये एक तरीके से स्व मूल्यांकन प्रोसेस है कि मुझे मेरी मृदा में कितना काम करने की और आवश्यकता है, जिससे कि उत्पादन भी बने और हमारा पर्यावरण भी संरक्षित रहे। इसी तरीके से अर्थवर्म की संख्या अगर जो 1/1 का एरिया बता, अगर उसमें 30 से कम है तो आपकी मिट्टी पुअर है, आपको 0 नंबर मिलेगा, और अगर आपके केचू की संख्या 30 से ज्यादा है, 40 है, 50 है तो आपको उसमें 0.5 नंबर मिलेगा। तो इसी तरीके से ये मृदा का समग्र स्वास्थ्य कार्ड है, और हम किसानों से यही निवेदन करना चाहेंगे कि सभी अपनी अपनी मृदा का एक कंपोजिट सॉइल हेल्थ असेसमेंट करें, ताकि इससे उन्हें अपनी मृदा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो, क्योंकि सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करता है। और इसी को हमने सरल रूप में समझने के लिए मृदा स्वास्थ्य सीडी भी बनाई है। मृदा स्वास्थ्य सीडी में जो भी हमने आपको मेथड बताए हैं मृदा के भौतिक, ये जैव और रासायनिक जो हमारी विधियां हैं उनके बारे में हमने इन्हें यहाँ पे बताया है। साथ साथ में आपको नीचे इस चार्ट में बहुत सारे छोटे छोटे जीव दिख रहे होंगे जो हमारे खेत में उपलब्ध होते हैं, जैसे कि निमेटोड हो गया, घोंगे हो गए, स्लग हो गए, केचुए हो गए, कैटरपिलर हो गए, मकड़ियां हो गई, माइट्स हो गए। तो ये सब किसी ना किसी रूप में हमारी मृदा को स्वस्थ बनाने में योगदान करते हैं। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि इनकी संख्या कितनी है, ये किस किस तरीके से कहाँ क्या काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें। साथ साथ में जो हमने जैविक सीडी है, तो इसमें हमारी मृदा को स्वस्थ बनाने के लिए हमने क्या क्या उपयोग किया, जैसे कि हमने इसमें आप जो पॉइंट है 1 2 3 4 जो ये हमारी सीडी पूरी बनी हुई है, इसमें आपने तीसरा पॉइंट देख सकते हैं, जैसे मल्चिंग। मल्चिंग के उपयोग से हमारे खेत में नमी संरक्षित होती है, ह्यूमस का निर्माण होता है। तो ये एक अच्छी क्रिया है जिससे कि हमें मृदा सुधरती है। अगर हम नेचुरल फार्मिंग की बात करें तो हमें 0 टिलेज उसमें करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो भूमि की अपर सोइल है उसकी टॉप लेयर कम डिस्टर्ब हो, तो हमारा बैक्टीरिया डिस्टर्ब नहीं होगा। जीवामृत का उपयोग करें। अगर हम इसमें नेगेटिव पॉइंट की बात करें कि हमारे खेत में क्या क्या नेगेटिव हो सकता है, तो रासायनिक अपशिष्टों का प्रयोग हमने खेत में नहीं करना चाहिए, फसल अवशेषों को हमें खेत में नहीं जलाना चाहिए, मृदा में जैविक कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 0.5% से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो किसान आसानी से ध्यान में रख करके या इस खेल के माध्यम से सीख करके अपनी मृदा को स्वस्थ बना सकता है। और हमारे इसका जो हमारा मुख्य उद्देश्य वो यही है कि आप पॉइंट नंबर 51 में देख सकते हैं कि मृदा स्वास्थ्य इज इक्वल टू मानव स्वास्थ्य। अगर खेत में ही हम केमिकल रसायन वाला अनाज घर पर लेकर आएंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहा है आज के टाइम पे। तो हम ये भी नहीं कह सकता कि कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है, ये 100% हमें प्रभावित कर रहा है। तो इससे हमें बचना होगा और लोगों को भी हमें इससे बचाना होगा। साथ साथ में जो हमने ये सांप सीढ़ी वाला गेम हमारा किया है, तो हमने इसका जो
पहला डेमोन्स्ट्रेशन था वो हमारी योगार किसान जो संगोष्ठी थी नर्मदापुरम में मध्य प्रदेश में, तो वहां पे हमने चर्चा करी जिसमें रमेश चंद्र मेहरा जी, ML गौड़ साहब और वर्मा जी, तो ये सभी लोग मौजूद थे। इनको हमने मिट्टी की जांच भी इनके साथ में करी और साथ साथ में मृदा स्वास्थ्य CD के बारे में भी हमने इन्हें बताया और इनसे हमने सुझाव भी लिए। साथ साथ में हरिद्वार में जो हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चलता है प्रतिदिन के स्तर पे, तो हमने उसमें भी जब हम किसानों के पास सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो वहां पर भी हम ये 7 सिटी के ऊपर किसानों से चर्चा करते हैं। तीसरा, अभी हम यहाँ पर सहारनपुर में ग्राम पंचायत थरौली है, तो थरौली में हम वहां पे गए थे, तो जो वहाँ की ग्राम प्रधान रीटा चौधरी जी और प्रधानपति श्री संदीप चौधरी जी हैं, तो उनके साथ हमने काफी इसके बारे में समग्र चर्चा करी है। और उन्होंने वो इससे पहले हमने उन्हें अकेले ही दिखाया, फिर मगर वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बाकी के अपने अन्य किसानों को भी 40-50 किसानों को भी वहां पे बुलाया और वहां पर उनके साथ इस पर चर्चा करी। तो ये काफी उनका अच्छा हमारे रिजल्ट निकल के सामने आया कि कहीं ना कहीं ये उपयोगी है, मगर अभी यह पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। इसमें अभी हमें आपके और सहयोग की आवश्यकता है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा किसानों को अप्रोच कर सकें और ज्यादा से ज्यादा किसानों को हम इसके बारे में समझा सके और अच्छी से अच्छी विधियां हम इसमें सम्मिलित करें। तो इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद। आप सभी लोगों के जो भी प्रश्न हैं वो आप पूछ सकते हैं। और अगर नहीं है तो फिर मैं पवन सर से निवेदन करूंगा कि सर मैं आपका प्रेजेंटेशन चला दिया। रखिए, इसके बाद फिर पवन का कमेंट ले लेंगे। जी, मेहरा जी का हैंड रेज हुआ है। नहीं, अभी जी ओम। क्वेश्चन बाद में ले लेंगे। पहले मैं सर का प्रेजेंटेशन चला देता हूँ। मेहरा जी ये प्रेजेंटेशन हो जाए इसके बाद में। जी जी। जी तरुण जी का बहुत बहुत सर आपकी आवाज थोड़ा नेटवर्क में आई उन्होंने बड़े जरा नेटवर्क की समस्या है, मेरे वहां, मैं बार बार डिस्कनेक्ट भी हो गया था। सो अब आवाज आ रही मेरी? हेलो जी? आवाज जी आ रही है सर। अब आ रही? ठीक है। तो ये जो विधियां हैं इसके बारे में अभी तरुण जी ने जो बताया, ये कुछ चुनिंदा विधियां चिन्हित की गई है जिसमें कि जो आसानी से की जा सकती है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन एक आम किसान के द्वारा इसको किया जाना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उसके लिए बहुत सारी अन्य चीजों की भी जरूरत है। लेकिन प्रयास जारी है कि ऐसी विधियां जो और अच्छी तरीके से हमें बता सके, इसके ऊपर हम ढूंढने का प्रयास उनको जारी रहेगा। तो अब मैं आगे की जो चर्चा है हमारी कि विधियों के बारे में हमें पता लग गया, लेकिन अब हमें करना क्या है। तो पहला जो काम है वो एक चार्ट के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वो ये है कि हमारी पीएच जो है उसको पीएच को हमने न्यूट्रल की तरफ लाने का प्रयास करना है, क्योंकि ये चार्ट में दिखाया गया है कि अगर कौन सी पीएच पर कौन से हमारे पास जो तत्व हैं वो उपलब्ध हो पाते हैं। तो इसमें आप इसको जूम इन करेंगे तो ये पता लगेगा कि नीचे जो है चार्ट दिया गया है 7 जो है हमारा न्यूट्रल पीएच है जो 7 है, और उसमें कौन से तत्व की उपलब्धता ज्यादा है और कौन से पीएच में उपलब्धता ज्यादा रहती है। जैसे कि कॉपर और जिंक है, वो करीब 5.5 पौने 6 से लेकर के करीब 7 सवा 7 तक के उसकी उपलब्धता रहती है उस पीएच पर। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमारे पास
न्यूट्रिएंट भरपूर मात्रा में भी हो, लेकिन उसकी पीएच संतुलित नहीं है, तो प्लांट को वो उपलब्ध नहीं हो पाएगा, कम उपलब्ध हो पाएगा। और अगर वो रेड जोन में आ गया, जैसे कि पहले वाले को अगर हम देखें, 5.25 से लेकर के अगर वो कम पीएच उसकी हो गई, तो आपका कॉपर और जिंक उसको उपलब्ध नहीं हो पाएगा। और इसी तरह से आगे पीएच 7.5 के बाद उसकी उपलब्धता और भी ज्यादा कम होते जाएगी, धीरे धीरे कम होते जाएगी। और कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे कि हम फास्फोरस अगर देखते हैं, तो अगर एल्कलिनिटी उसकी आके 8.5 के बाद की एल्कलाइन सॉइल हो गई है, तो बिल्कुल एक काला बैंड बना हुआ है। और काले बैंड का मतलब यह है कि वहां पर बिल्कुल भी पौधे को यह फास्फोरस की उपलब्धता नहीं हो पाएगी। इसके लिए हमें संतुलित अपने जो पीएच है उसको अगर हम संतुलित कर लेते हैं, तो इसका निश्चित रूप से आपको खेती में लाभ होगा। ये चित्र के माध्यम से बड़े सरल तरीके से इसको दिखाने का प्रयास किया गया है। इससे संबंधित हमारे जो प्रश्न हैं उसको हम बाद में लेंगे। मैं अगली स्लाइड के लिए रिक्वेस्ट करूंगा तरुण जी से कि अगली स्लाइड दिखाएं। ये स्लाइड भी अगर आप इसको देखते हैं, जरा जूम इन करते हैं, तो बीच में आपको एक तराजू दिख रहा है। ये तराजू के दोनों तरफ, एक तरफ जो है वो ये दिखाया गया है कि हमारे न्यूट्रिएंट की जो मात्रा है, हमारे जो न्यूट्रिएंट की मात्रा है, ये हाँ राइट, हाँ बस ऐसे ही रखना है इसको तरुण। एक तरफ जो है बाएं तरफ में दिख रहा है कि अगर हमारे न्यूट्रिएंट की मात्रा कम है, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स हमारी कम है, तो क्या होगा। और अगर दूसरी तरफ ये दिखाया गया है कि अगर हमने जरूरत से ज्यादा न्यूट्रिएंट भी डाल दिए, तब क्या होने वाला है। तो उदाहरण के लिए अगर हम पहले देखें, पहले वाले में देखें कि अगर न्यूट्रिएंट की मात्रा कम है, तो हमारी प्लांट से उससे जो डेफिशिएंसी है, उसकी कमियां हमें अपने पौधों में दिखाई देंगी। उसका प्रभाव हमारी यील्ड पर और क्रॉप का जो फेलियर है, क्रॉप का उत्पादन नहीं हो पाएगा। और इसी प्रकार से जो है जो हमारा भोजन है, उस पर भी जो गुणवत्ता युक्त हमारे जो खाने में भोजन में जो पदार्थ न्यूट्रिएंट आने चाहिए, वो उपलब्ध नहीं होंगे, तो हमारा भोजन भी कम गुणवत्ता का होगा। और इसका प्रभाव हमारे मानव शरीर में या पशुओं के उसमें एक डेफिशिएंसी के रूप में दिखाई देगा। फिर डॉक्टर के पास हम जाएंगे और कहेंगे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट की गोली ले लो, जिंक ले लो, आयरन ले लो, और बाकी सब चीजें, कई सारी चीजों का प्रभाव इसमें दिखते रहेगा। और साथ ही इसका प्रभाव यह भी रहेगा कि धीरे धीरे आपके खेत में जो सॉइल में जो विविधता है, भूमि की जो मिट्टी में जो विविधता है, उस पर भी धीरे धीरे कमी आएगी। और आपकी जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट की उपलब्धता उसमें कम होती जाएगी। और इसके साथ ही फिर हम अगला इसमें चलते हैं, इस तराजू के अगले तरफ हम चल देंगे, यहाँ पर हमने जरूरत से ज्यादा न्यूट्रिएंट डाल दिया है। जैसे आजकल हमारे किसान यूरिया डालने पर उनका ज्यादा ध्यान है, जरूरत से ज्यादा यूरिया उसमें डाल दिया, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। पहला प्रभाव ये पड़ा कि जो फसल है या जो पौधे हैं, उसमें आपकी डिजीज, मतलब कि जो बीमारी की जो क्षमता है, गतिरोधक क्षमता, वो कम हो जाएगी। और वो कीड़े और बीमारी के प्रति ज्यादा कमजोर होते हुए वहां पर उसको दिखाई देंगे, ऐसा उसके नजर आएगा। और इसके अलावा फिर नाइट्रोजन के रूप में और मीथेन के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, ये जो गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस इनको हम कहते हैं, ये ज्यादा हमारे पास पर्यावरण में आएंगे। और पूरा हमारा जो क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं, मौसम को गर्म होने की बात कर रहे हैं और मौसम परिवर्तन की बात कर रहे हैं, उस पर ये अपना योगदान करना शुरू कर लेंगे। और यह भी देखा गया है कि अगर ज्यादा न्यूट्रिएंट डाल दी जाए, तो पौधे जो है उसको खड़े होने की क्षमता उसकी कम हो जाती है, और उसको लॉजिंग, मतलब वो गिर जाते हैं, स्वतः ही गिर जाते हैं, ऐसा उसमें देखने को प्राप्त होता है, मिलता है। और तो और ये भी देखा गया है कि ज्यादा अगर हमने नाइट्रोजन अगर डाला, तो उससे हमारी सॉइल की जो पीएच है उसको भी हम कर जाते हैं, उसकी भी देखने को मिलती है, पीएच बढ़ जाती है, उसकी परिवर्तन हो जाता है। और प्लांट्स और एनिमल्स में ज्यादा डालने से भी एक उसकी कहते हैं टॉक्सिसिटी, मतलब उसमें ऐसा वो हो जाता है कि उसकी वो जहर की तरह
उसमें उसका उसका वो होता है। तो ये तराजू के रूप में ना कम ना ज्यादा, बल्कि संतुलन, संतुलन को बनाए रखना है। हमने अपने जीवन में भी संतुलन बनाना है, और हमारे जो हम खेती से संबंधित कार्य हैं उस पर भी एक संतुलित रूप से कार्य करते हुए हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना है। योग के माध्यम से भी हम अपने जीवन में, अपने स्वास्थ्य में संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं, और वही चीज हमें अपने खेती में, हमें अपने पर्यावरण में, हर चीज में एक संतुलन बनाए रखना है। पीएच हमारी 7 की तरफ हो, और हमारे जो बाकी जो न्यूट्रिएंट है ना कम रहे ना ज्यादा रहे। इसी पर ही किसान को एक वैज्ञानिक के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है, कि कैसे उसको अपना पीएच 7 करना है, कैसे उसने अपनी खेती में, अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना है। और यही ध्येय है, और इसी ध्येय के साथ हम ये जो हम आज आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, उसी चीज को हम आज इसमें ध्यान रखते हैं। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, ये अंतिम हमारी स्लाइड है, और इसमें आपको कई सारे जीवाणु दिख रहे हैं, और ये बहुत सारे जो जीवाणु कई हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में हमारे 1 ग्राम सॉइल में, मिट्टी में उपलब्ध हैं। और ये सारी मिट्टी की जो ताकत जिसको हम कहते हैं, मिट्टी के अंदर जो क्रियाएं होती हैं, वो इन सब जीवाणु मिल करके वहां पर एक मृदा के स्वास्थ्य का निर्माण करते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि इन सारे के सारे जीव जंतु, ना कोई कम है ना कोई ज्यादा है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। अब हम केंचुए को हम सॉइल इंजीनियर का भी दर्जा दिया गया है, क्योंकि वो मिट्टी नीचे से ला करके और उसमें छेद बना करके हवा का स्थान बनाते हुए ऊपर से लाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी जो जीवाणु हैं उनकी कोई महत्व नहीं है। इस पृथ्वी पर और हमारे सनातन धर्म में भी यही बताया गया है कि इस प्राणी का, सभी प्राणियों की में सद्भावना हो, सभी की हम रक्षा करें। यह हमारी सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है। आओ आज हम संकल्प लेते हैं कि मिट्टी के अंदर जो जीवाणु हमें नहीं दिखाई देते हैं, और जो विविधता है, उसको आज से हम इसके बारे में और गहनता पूर्वक इसके बारे में विचार करें। इसको मिट्टी में, अपनी जहां पर भी आपकी मिट्टी में आपको मिलता है, वहां पर इसको समझने का प्रयास करें, देखने का प्रयास करें, और इन सब जीवों को बचाए रखने के लिए जो हम योगदान कर सकते हैं वह योगदान करें। और इसमें केमिकल नहीं डालें, इसमें बाकी चीजों का बर्बाद नहीं करें, उसमें यूरिया जो फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, उसका कम से कम या बिल्कुल नहीं उपयोग करते हुए इस सृष्टि को बनाने पर, इसमें सृष्टि में संतुलन बनाए रखने पर हम योगदान कर सकते हैं। इस मिट्टी की जो विविधता है उसको अगर हमने बचा लिया, तो हमारी मिट्टी जिंदा है, अथवा वो धीरे धीरे मृत होने लग जाती है, और फिर हम परेशान होकर के कई सारे और काम करने लग जाते हैं। इतना ही आज का हमारा वो था, आज का जो सत्र था, इसी पर ही हमारा केंद्रित है। और इसमें जैसा मैंने बताया कि भौतिक और बायोलॉजिकल और केमिकल मेथड्स, ये अलग अलग तरीके के उपलब्ध हैं। हमने जो चिन्हित किए हैं तरीके, वो सरल तरीके चिन्हित किए हैं, और वो सब तरीकों की किसी न किसी वैज्ञानिक रूप से पुष्टि हुई है। किसी न किसी ने इसको एक रिसर्च पेपर के रूप में लिखा है, उसको उसके पब्लिश किया है। हमने सबका संकलन करते हुए इसको मृदा का जो स्वास्थ्य कार्ड का एक कंपोजिट कार्ड है, जिसमें किसान एक अपना आत्म मूल्यांकन स्वयं कर सके, उसका एक प्रपत्र बना दिया। उसको करने के लिए, आगे ले जाने के लिए, समझने के लिए सांप सीढ़ी का खेल हो गया है। अब जरूरत है कि इसको हम इन सब विधियों को अगर हम करते हैं और इसको उपयोग में लाते हैं, और इसको मुझे लगता है कि हम किसानों के साथ जब बातचीत करते हैं तो उसमें बहुत सारे अनुभव आते हैं। और इसमें भी जो अनुभव हमने देखे कि महिलाओं के साथ अगर बातचीत करें, उनके साथ चर्चा करें, तो उनका रिएक्शन अलग से होता है। वह पुरुषों के साथ करेंगे तो उनके तरीका, सोचने का तरीका अलग से है। बच्चों से बातचीत करेंगे तो उसका तरीका, लड़कों में और लड़कियों में भिन्नताएं देखने को मिल रही। तो इस तरह की भिन्नताओं को भी समझते हुए अगर हम इस विषय पर आगे चर्चा करते हैं, जो सरल विधियां हैं उसको स्वयं उपयोग करने लग जाते हैं, तो निश्चित रूप से हमें और अनुभव मिलेंगे। और हो सकता है कि हमारी खोज जारी रहेगी कि और सरल विधियां
और जो है विधियां जिसको कि हम उपयोग में लाई जा सकती हैं, उसकी खोज और उसके बारे में जानकारी लेने का प्रयास निरंतर रखेंगे। और आने वाले समय पर इस विषय पर अभी हम और लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ अलग अलग वेबिनार हमारे होने वाले हैं, जिससे कि इन विधियों के ऊपर उनके भी विचार लिए जा सके। और इसको जो ये मैनुअल हमारा बना हुआ है और जो विधियों का तरीका बना है, इसको और ज्यादा प्रासंगिक बनाया जा सके, इसको और ज्यादा हम स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सकें, और जिससे कि इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में रहते हुए, इसमें चर्चा करते हुए जागरूकता बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ते रहे। इतना कह के आज हमारी वार्ता अब मेरी समाप्त हो रही है। तरुण जी ने अगर कोई आपके प्रश्न है, आपके कोई बात है, कोई चीज छूट गई है, तो वो आप रख लें, उसके बाद फिर हम प्रश्न को लेते हैं। हैंड रेज जो हो गए हैं उस पर हम बात। तरुण, आपके कोई पॉइंट है? नहीं तो फिर जी मेहरा जी बताइए आप। मेहरा जी का पहले भी हैंड रेज हुआ था। जी ओम। ओम। सदन को नमन। आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही और मिट्टी पर जो चर्चा हुई है सर, ये बहुत प्रभावकारी है। मैं तो केवल ये बताना चाहता हूँ कि आदरणीय पवन सर जब हमको ये समझा के गए, यहाँ बातचीत करके गए, तो कुछ ऐसा अवसर मेरे पास मिला कि मैं महिलाओं के बीच इस चीज को लेकर के गया। तो महिलाओं ने में जब हमने ये जैविक वाली मेरे पास रासायनिक और जैविक वाली सांप सीढ़ी थी, उसका उपयोग किया, तो उनमें एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। ये मिट्टी वाली सांप सीढ़ी अभी मेरे पास नहीं थी, परंतु जो प्रश्नोत्तर वाली बात थी, उसके माध्यम से जब हमने पूछा और जब उनके नंबर 00 आए, तो उनमें बड़ी मतलब एक तरह से उत्सुकता हुई कि भाई ये क्या हो रहा। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा प्रयास किया, उसके अनुभव थे जो मैंने आप लोगों को बताया। और उसमें अभी हमने जो इसके मिट्टी परीक्षण की जो किट हमको मिली है, उसका उपयोग तो अभी हमने नहीं किया है, परंतु हमारे आदरणीय अशोक जी ने कुछ सैंपल लेकर रखे हैं, उनकी जांच अब हम करेंगे। अभी धान कटाई के बाद और कुछ थोड़ा प्रयास करेंगे जी। और महिलाओं के बीच में निश्चित रूप से इसका अच्छा प्रभाव हमको देखने को मिला है जी। और मेरा एक था कि जैसे ही हम जाते हैं तो एक हमारा पोस्टर होना चाहिए, जिस पर मैंने होना चाहिए, जिसको हम लगाएं तो बैनर पे अट्रैक्ट हो। तो हमने आदरणीय दिनेश जी से बात की और उन्होंने हमें जो बताया कि मृदा स्वास्थ्य संवर्धन ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। और इसमें फिर अपने गांव और सेवा समिति करके या कुछ करके ऐसा लिख लें और अपना जो है गांव का नाम या जिले का नाम लिख लें, तो इस तरह से वो स्थानीय हो जाएगा और उसका एक प्रभाव अलग पड़ेगा। तो ऐसा हमने सोचा है। तो इस पे सदन का क्या विचार है, इस पर भी। और ये मृदा शब्द जो है वो इसलिए लिया गया है क्योंकि मिट्टी तो संपूर्ण मिट्टी आती है, परंतु जब खेत की मिट्टी की बात करते हैं तो उसको ये बताया गया कि मृदा जो है वो खेत की मिट्टी को कहते हैं जी। ओम, इतना ही कहना है जी। ओम। ओम ओम मेरा मैंने जो अनुभव किया वो बता दिया जी। ओम सर। जी जी, धन्यवाद मेहरा जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और आगे और हैंड रेज्ड है शायद, ML गौड़ साहब का हैंड रेज्ड है शायद, तो वो अपनी बात जी करें। ओम। जी ओम। जब आपके प्रवास के दौरान आदरणीय तरुण जी ने हमें इस बारे में जानकारी दी, और जब हम जगह जगह स्कूल और कॉलेजों में जब गए थे, तो सिडनी मालवा के जो प्रिंसिपल साहब हैं कॉलेज के, उनसे भी मेरा फिर बाद में बात हुई। तो जो मिट्टी कैसी होनी चाहिए उस पर जो तरुण जी ने उद्बोधन दिया था, वो बच्चों ने वाकई में अच्छे से सुना था, और उसके बारे में कुछ लोगों की जिज्ञासा बढ़ी। तो मैंने उनको तो जानकारी दी थी कि एक धरती का डॉक्टर जो आपको बताया गया था, उसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो मैंने उनको जो बताया था कि मिट्टी के नमूना कैसे लेना, वो चीज उनको मैंने शेयर कर दी है। साथ में मैंने हमारे क्षेत्र के कुछ किसान भाई
तो मेरे क्षेत्र के हैं अभी, मतलब डोलरिया तहसील और सिवनी मालवा तहसील के। अभी बाकी के लोगों से तो नहीं संपर्क हुआ। वैसे पिपरिया में भूतपूर्व हमारे योग के जिला प्रभारी जो थे माहेश्वरी जी, मैंने उनसे भी चर्चा की कि ऐसा ऐसा आप लोग आए थे और आप लोगों ने हमें एक बेसिक ट्रेनिंग दे के गए हैं। तो उनकी जिज्ञासा भी इतनी बड़ी कि साहब आप आ जाओ हमारे क्षेत्र में और हम हमारे खेत की भी मिट्टी का परीक्षण कर दें। तो मैंने कहा जरूर ही हम आपके क्षेत्र मतलब पूरे नर्मदापुरम जिले में आएंगे। तो लोगों की उत्सुकता तो इतनी है, क्योंकि मुख्य रूप से ऐसा कहते हैं कि साहब हमने जो कुछ लोगों ने मिट्टी का परीक्षण के लिए नमूना दिया था, तो बोले हमें एक साल हो गया अभी मिला ही नहीं है। और चूंकि वो कहते हैं कि साहब जी मेरे को सब सवाल हो जाए और फिर अपनी संवाद चलता रहेगा। प्लीज सवाल करने के बाद जी और आलोक ओम सवाल ओम ओम ओम। अगला हैंडल डॉक्टर किशोर दुबे जी का है। धन्यवाद मुनीलाल जी। बहुत अच्छा डॉक्टर किशोर दुबे जी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। और तरुण जी ने और पवन जी ने जो बोला है, तो उसके लिए मेरा थोड़ा सा एक छोटा सा सजेशन है कि जो 4 जगह पे पट्टी, वो 16 गड्ढे वाली पट्टी डालने की बात कही है, तो थोड़ा सा उसको और मतलब साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के करने के हिसाब से 4 के बजाय 5 जगह पे डाले और 1-1 फुट छोड़ के एक जगह पे 2-2 पट्टियां डाले, तो ऑब्जर्वेशंस लेने में कम से कम 10 अगर हम डालते हैं तो ऑब्जर्वेशंस हमारे ज्यादा करेक्ट हो जाएंगे। मतलब बैक्टीरिया की संख्या नापने में और उसके जो रिजल्ट्स निकालने में बहुत सुविधा हो जाएंगी, एक चीज। दूसरी चीज कि हर जगह पे अपने अपने क्षेत्र में भारत में अलग अलग जो भौगोलिकता है, तो कहीं पे धान है, कहीं पे गेहूं है, कहीं पे बाजरा है, तो उस हिसाब से उसमें जो कंटेंट्स डालने के हैं आटे के, बेसन के, तो वहाँ के जो लोकल क्रॉप्स है, वो लोकल क्रॉप्स को डाल के यदि हम उसकी मीडिया उसमें भरते हैं तो उससे रिजल्ट्स पाने में बहुत सुविधा हो जाएंगी। दूसरा सजेशन और एक छोटा सा सजेशन है कि हर स्कूल कॉलेजेस में अभी वर्क एक्सपीरियंस करके एक पीरियड होता है और जिसमें स्कूल को ग्रांट भी मिलती है। तो निश्चित रूप से हमारे पवन सर जैसा बोलते हैं कि एक्शन मोड में हमको सबको लाना है, तो ये एक्शन मोड में लाने का बहुत ये सरल तरीका है कि अगर स्कूल कॉलेजेस में जहां जहां पे अगर ऐसा एक परिपत्र शायद निकाला जाए अपने अपने स्टेट्स में, या जहां जहां संभव हो, और स्कूल में ऐसा अगर ये प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं बच्चों के माध्यम से या छात्रों के माध्यम से कि अपने अपने खेत का इस तरह से जो है वो डेटा लाया जाए, तो निश्चित रूप से बालक के माध्यम से पालक तक जाके किसानों के अपने अपने खेतों का जो डेटा है वो डेटा कंबाइन करने में और उनको तक जानकारी पहुंचाने का एक बहुत सरल माध्यम हो सकता है। यही मेरा सुझाव है। धन्यवाद। सर मेरी बात खत्म हो गई। आदरणीय सुमित वर्मा जी। जी मुझे ये पूछना था कि ये पीपीटी और ये जो टेस्टिंग किट है वो मिल सकता है क्या, कहाँ से मिल सकता है? जी, पीपीटी हम आपको ग्रुप में उपलब्ध करवा देंगे और बाकी किट जो है वो आप कुरियर के माध्यम से मंगा सकते हैं, यहाँ से हम आपको भेज देंगे। कहाँ से समझ नहीं आया मुझे, किनसे संपर्क करना है? हम आपको अच्छा जी, उसका भिजवा देंगे और पीपीटी हम आपको ग्रुप में उपलब्ध करवा देंगे। जी जी धन्यवाद। जी आदरणीय पवन सर जी, अब इजाजत हो आगे तो, और अभी हैंड रिच तो नहीं है, अब आगे का सत्र शुरू किया जाए। जो उपस्थित हमारे सदन में सदस्य दिनेश जी का हैंड रेज है। दिनेश जी शेमवाल जी, आप सादर आमंत्रित। जी आदरणीय ये निवेदन है कि एक बार पुनः, क्योंकि संख्या बड़ी है, एक बार पुनः सभी लोग कैमरा ऑन कर दें, तो यही निवेदन है सर। मेरे झूला हूँ। हाँ, जब भाई तो मिल नहीं रहा।
सभी लोग कैमरा अपने अपने ऑन कर लें और कैमरा ऑन कर लें। और मैं आदरणीय हमारे बीच में आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी सदन में उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आज के प्रेजेंटेशन पर उनका कमेंट भी देने का कष्ट करें और सभी अपने अपने कैमरा ऑन कर लें। नहीं पड़ा दबा कर कितना आगे फील तो नहीं पड़ा तो उसको फील हो रही है। म्यूट रखें, सिर्फ कैमरा ऑन करना है, ऑडियो बंद रखें जी। आगे जी धन्यवाद। मैं आदरणीय पवन सर जी से निवेदन करता हूं जी सर, आदरणीय दिनेश जी आप संचालन करें आगे। आगे का किसी सभी सदस्यों से कमेंट लेना है या क्या करना है थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। जी पुनः एक बार आदरणीय सदस्यों को योगाहार के 900वें दिवस पर हार्दिक बधाई कि आप सभी के सहयोग से और आप सभी के समन्वय और मार्गदर्शन से ये कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी मृदा के स्वास्थ्य को, जो कि आज का विषय है, मृदा स्वास्थ्य को आत्मनिर्भरता पूर्वक आगे कैसे बढ़ाएं ताकि हम अपने खेत, अपने फसलों और अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखें। इस पर बात पे चर्चा हुई है और इस सदन में देश भर से और विदेशों से माननीय अतिथि उपस्थित हुए हैं, साथ में योगी जन उपस्थित हुए हैं। आप सभी के माध्यम से आप सबके को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करता हूं कि जो आज ये चर्चा हुई है 900वें दिवस पर, और खासकर चर्चा ये कि हम अपने खेत के स्वास्थ्य को कैसे अच्छा बनाएं और इसका स्वमूल्यांकन कैसे करें, इस पर आदरणीय सदस्यों से सलाह मशवरा और मार्गदर्शन हमें चाहिए ताकि निरंतरता आगे बढ़ती रहे। तो इस दिशा में आदरणीयों से निवेदन है और मैं समझता हूं कि आदरणीय श्री मुन्नीलाल जी भाई साहब ये आज्ञा दें कि हम किस तरह से लोगों से ये मशवरा, ये कमेंट्स लें। क्या नाम पुकार करके या हैंड रेस जो होते हैं उनके माध्यम से लिया जाए? जी मैं वैसे मेरा सजेशन है कि अब जैसे आदरणीय पवन सर जी से पहले एक कमेंट ले लें कि वो दिशा दें सदन को, और फिर आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी उपस्थित हैं, फिर हमारे वरिष्ठ डॉक्टर विनोद भट्ट जी और जो भी हमारे रघुवीर सिंह रावत जी। एक सूक्ष्म में सिर्फ आज के प्रेजेंटेशन पर 900 दिन अपन ने पूर्ण किए हैं, एक मिनट का उद्बोधन हो जाए, इसके बाद जो है ये चलता रहेगा। जब लास्ट में समय बचेगा तो अपन और कमेंट ले सकते हैं, ऐसा मेरा सुझाव है। जी आदरणीय श्री यस जी सर। जी 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 धन्यवाद। तो हमारे पास कमेंट आए हैं, लेकिन हमें अपेक्षा है कि और कमेंट हमें मिले। अगर किसी को लगे कि नहीं ये तो बहुत ही आसान तरीका है, ये तो बहुत ही तरीका ऐसा है कि इसको हम ज्यादा इसकी महत्व नहीं है, उसको भी बताएं। हम क्रिटिसिज्म लेने के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं कि ये सब विधियां जो हैं इनकी प्रासंगिकता कितनी है, क्या ये वाकई में हमें मदद करेंगी, क्या किसान इसको इसके बारे में जान करके स्वयं एक्शन लेने के लिए सोचना शुरू करेंगे और करेंगे भी। ये चीजें क्या हमें हर साल करने की जरूरत है? इसको किन किन अंतराल में इस तरह की विधियों को हमें रिपीट करना चाहिए? ऐसा हमें फीडबैक चाहिए, ऐसा हमें अपेक्षा है इस मंच से, क्योंकि जब तक कि हमें फीडबैक नहीं मिलेगा सभी तरह से, तो बिल्कुल खुले मन से आप अपनी बात कहिए, अपने मन की बात बताइए, और जो भी सुधार हम कर सकते हैं उन सुधारों के लिए भी बिल्कुल हमारा प्रयास जारी है। अभी ये जो मैनुअल बन रहा है सांप सीढ़ी का बनाया है, इस पर भी निरंतर सुधार हुए हैं। अभी जो आपको देखा है ये वर्जन नंबर 2 है। जब हम नर्मदापुरम में आए थे हम वर्जन नंबर 1 में थे,
वो छोटे साइज का पोस्टर था, लेकिन अब ये पोस्टर का साइज बड़ा हो गया है। अभी इसमें कुछ चीजें और भी जोड़ी जाएंगी और ये निरंतर प्रयास इसका जारी रहेगा। हमने इसका अभी कई सारे संस्थाओं के साथ मिलकर के इसके बारे में चर्चा की। अभी व्हाट्सएप चर्चा हुई है, फेस टू फेस चर्चा नहीं हुई है किसी के साथ भी। तो उनका लगा है, उनको लगता है कि ये बड़ा प्रासंगिक है और इससे निश्चित रूप से हमें कुछ और इसमें करने की जरूरत है। अब कितना करना चाहिए, क्या-क्या करना चाहिए, इसीलिए सभी से अनुरोध है कि अपनी बात बताएं, अपनी जो उनको लगता है उसके सुझाव भी दें और फिर हमें इससे बहुत मदद मिलेगी काम को आगे बढ़ाने में, ले जाने में। आप सभी से अनुरोध है। नमस्कार, धन्यवाद। एमएल गौड़ साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। जी, ओम, सदन को प्रणाम और आज 900वें दिन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि आज हम 900 दिन पूर्ण करके एक लंबा सफर तय करके आए और आज सदन में जो चर्चा हो रही है मृदा परीक्षण के लिए, वो इतनी महत्वपूर्ण है कि हम सिर्फ इस जो आपने एक धरती का डॉक्टर जो बनाया है या जो विधियां बनाई हैं, इसके माध्यम से ही हम अपनी धरती माँ को कैसे बचाएं और आने वाली जनरेशन के लिए हम इस मृदा को कैसे उपजाऊ रखने में सहायक होंगे। ये एक बहुत बड़ा मतलब प्रयास है और ये बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि मिट्टी परीक्षण के लिए तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारे यहाँ पवार खेड़ा है, बरखेड़ी में है और भी सभी हिंदुस्तान में सभी जगह जो कृषि केंद्र है यहाँ पे, परंतु किसानों की समस्या ये है कि किसान मिट्टी परीक्षण के लिए नमूना लेके जाए करे और उसको परिणाम ना मिले अगली फसल तक के लिए, तो शायद उसके रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो जो आपने एक प्रयास किया है, ये सारी विधियां प्रैक्टिकल रूप से संभव भी हैं और करने में बहुत सहायक होती हैं, क्योंकि मैंने जिन जिन किसानों से मैंने चर्चा की है, जिन ग्रुपों से मैंने चर्चा की है कि ऐसा ऐसा भी पतंजलि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हरिद्वार के द्वारा ऐसा ऐसा किया है, वो बड़े उत्सुक उसमें हैं। तो इसके लिए एक आप थोड़ा सा जैसे किट के माध्यम से जो व्यक्ति करता है तो शायद वो उपलब्धता और करने वाले के लिए जो पारिश्रमिक कैसे निश्चित किया जाए वो भी हम बता सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें समय भी देना पड़ेगा। और नमूना लेने के लिए तो मैंने जितने लोगों को बोला वो सभी तैयार हैं कि हम अपना नमूना लेके रख रहे हैं और आप हमें ये करें। तो आप मेरा निवेदन है कि ये इसको हम पूर्ण रूप से विस्तार करने में पतंजलि किसान सेवा समिति के माध्यम से या जैसा भी आप एक उसका नेटवर्क बनाएंगे उसके माध्यम से हम आगे बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जी ओम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चर्चा के लिए आगे मुन्नीलाल जी और दिनेश जी आप लीड लीजिए, लेकिन उससे पहले विवेक अगर अवेलेबल है तो वो भी अपनी बात कह लें। जी आदरणीय सर। जी संभवतः आदरणीय जी 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 सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज बहुत अच्छी चर्चा हो रही है मृदा के ऊपर, और जब पवन सर हमारे आए थे तो इस विषय में काफी चर्चाएं हुई और जो सांप सीढ़ी का जो चार्ट था वो बच्चों ने काफी पसंद किया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज और गर्ल्स स्कूल पवार खेड़ा एग्रीकल्चर के बच्चों ने काफी लाइक करिए था, और बाद में ये आया था कि साहब वो चार्ट अगर हमें मिल जाए तो हमने कहा ठीक है, हम सर से पूछेंगे उसकी परमिशन, कहाँ पे कैसे चार्ट मिल पाएगा। तो वो चार्ट की भी बहुत वो आई थी, और सर बाद में स्कूलों से भी खबरें आई। मैंने मुन्नीलाल सर जी के पास खबर पहुंचाई थी कि सर वो चाहते हैं कि हमें मृदा के विषय में और इसके ऊपर में हमारी कोई क्लास की जाए, लेकिन कोई सर इसमें मास्टर ट्रेनर इतना अच्छा हमारे पास नहीं है जो हम उसको मतलब पूर्णतः वहां ले जाके
आपकी जगह वहां उसको ले जाके खड़ा करें और वो उस चीज पे चर्चा करे। तो ऐसा हमें इतना ट्रेनर अभी जो है सर, वो मतलब भूमिगत ट्रेनर नहीं है अपने ग्रुप में, ये सर मतलब ऊपर वाले ट्रेनर हैं। तो हमें एक चाहिए था सर जो भूमिगत, जो भूमि में काम किया हुआ, जिसकी उंगलियां सनी हो कीचड़ पानी मिट्टी में, वैसा आदमी सर हमें एक ट्रेनर चाहिए था। क्या है सर, बताने वाले ट्रेनर तो बहुत हैं यहाँ पे, लेकिन जो एक्चुअल जो ट्रेनर होता है, जब आप रहते तो एक भाव अलग दौड़ता है। तो वही आदमी कर सकता है जिसने अंदर तक किया हो। मेरे फादर सन 70 के एग्रोनॉमिक्स हैं सर, मैं बताऊं आपको, और मैंने काफी अनुभव, काफी बारीकी से इन चीजों को पकड़ा है। तो सर एक ट्रेनर हमें, मुनीलाल सर जी के पास मैंने खबर भी पहुंचाई, काफी स्कूल सर आपके जाने के बाद कम से कम ऐसे 10 स्कूल है जिनकी ये डिमांड आ चुकी कि सर हमें वो एक दिन की गोष्ठी आप ले सकते हैं क्या। तो सर अब हम कैसे ले, मतलब उतने हम ट्रेंड भी नहीं, हमें एक ट्रेनर बहुत अच्छा चाहिए सर, 1 हफ्ते के लिए चाहिए जो हमें भी सिखा दे और वो क्लासें भी ले लें और उनके साथ सर हम भी सीख जाएं। जी ओम। जी, मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो अभी सुधार करने के उसमें है, स्टेज में, हर एक चीज को सुधार कर रहे हैं, सरल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको ऐसा बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जन जन तक आसानी से पहुंच सके। तकनीक का भी इसमें इस्तेमाल करेंगे। इन सब चीजों पर काम हो रहा है और ये जैसे मैंने बताया, आज की हमारी जो वार्ता है जो हम कर रहे हैं, ये बताने के लिए भी है, फीडबैक लेने के लिए भी है और सुधार करने की जो हमारी प्रक्रिया चल रही है उसका एक हिस्सा है। ऐसी कई सारी वार्ताएं हमारे कई और संस्थाओं के साथ भी अभी मैं करने वाला हूँ, वेबिनार के माध्यम से, अन्य विधियों से भी। और मुझे लगता है कि जैसा आपने बताया कि हमारे समुदाय में कुछ एक लोग इन विधियों को करने के लिए सक्षम हो सकें, उनकी ट्रेनिंग एक बार हो जाती है, जो उसको आप ट्रेनर कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो फिर उत्साह के साथ अपना काम करते हुए बहुत सारे लोगों को इसमें फायदा दिला सकते हैं। जैसे कि हमारे शिक्षक हो गए, उदाहरण के लिए हमारे कॉलेज में करने वाले जो शिक्षक हैं, इसको अगर वो अपने पाठ्यक्रम में अपने उसका एक हिस्सा बना सकें, तो ऐसे शिक्षकों को चिन्हित करते हुए के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा हमारे समुदाय में कोई ऐसे व्यक्ति हों जो कि इच्छुक हों और उनके पास समय भी है, तो वो भी सब चीज़ों को आगे ले जाते हुए आगे करने पर अपना सहयोग दे सकते हैं और कुल मिलाकर के इसको आगे इसको एक बड़े आसान तरीके से, समयबद्ध तरीके से और इसको करने की, क्रियान्वित करने की ज़रूरत है कि हमारा जो है इसमें परिवर्तन आए। ये केवल इसलिए नहीं कि ये हमें फॉर्मेलिटी के रूप में करना है, तो कई बार हम किसी को अगर नियुक्त भी करते हैं, तो उसमें भी फिर उसको एक वो नौकरी की तरह लेने लगते हैं। तो हमें इस योगाहार मंच की तरह ही ऐसे अगर हमें कोई स्वैच्छिक लोग लें जो स्वेच्छा से इसमें काम कर सकें और अपने काम के साथ-साथ जो भी वो काम कर रहे हैं, उसके साथ इस तकनीकों का भी, इन चीज़ों पर चर्चा कर सकें, बातचीत कर सकें, उसको करके दिखा सकें और जो किसान हैं, वो तो ये सारी विधियों को अपने खेत में, जो भी किसान खेत में काम करता है, वो सारी चीज़ें तो स्वयं करता ही है, बस उसको ऑब्ज़र्व करते हुए उसने अपनी ऑब्ज़र्वेशन की क्षमता को और उसमें उसको लिखने की क्षमता को थोड़ा-सा स्ट्रीमलाइन कर देना है। तो ऐसा करते हुए शायद वो आसानी से कर लेगा। जो इसमें से सबसे कठिन काम है, वो मेरे हिसाब से वो टेस्टिंग का काम, उसमें सबसे ज़्यादा समय भी लगता है, उसको ज़्यादा उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी सब विधियाँ तो किसान अपने आप में ही एक वैज्ञानिक है और उसको एक वैज्ञानिक के रूप में मानते हुए ही ये सब तकनीकों को चिह्नित हमने करने का प्रयास किया है। तो ऐसा हमारा प्रयास है और अभी प्रश्न भी है शायद रमेश चंद मेहरा जी का, तो कृपया अपनी बात बताएं। जी ओम सर। सर मेरा निवेदन यह है कि जैसे जो अनुमान लगाए जा रहे हैं कि आज से 25 साल बाद मिट्टी की क्या स्थिति होगी, 50 साल बाद मिट्टी की क्या स्थिति होगी, इस पर भी कोई बैनर यदि बने तो वो भी एक जो है प्रभावित कर सकेगा
कि आज जिस स्थिति में हम रह रहे हैं उससे 25 साल बाद क्या होगा और 50 साल बाद मिट्टी का क्या होगा, इसका अनुमान कहीं न कहीं वैज्ञानिकों ने लगाया होगा। उसको भी हम जो है, जैसे हमने सांप सीढ़ी बनाई है, इसी तरह से जो है कुछ एक बैनर चार्ट बनाया जाए, जिससे कि हम विद्यार्थियों के पास जाए या महिलाओं के पास जाए या किसानों के पास जाए, तो उन्हें पता लगे कि आज हम जिस स्थिति में हैं, आने वाले 50 साल बाद हमारे जो बच्चे हैं उनकी स्थिति क्या होने वाली है, उनको कैसे फसल मिलने वाली, वो कितनी गुणवत्ता की रहेगी, कितनी उसकी रहेगी। ऐसा यदि एक चार्ट बन जाए तो ये और अच्छा रहेगा और वो ज्यादा उन पर प्रभाव डालेगा। जी ओम जी, इस तरह का जो मटेरियल है ये निकला हुआ है, कुछ एक संस्थाओं ने बना रखा है, उनका मैं संकलन कर रहा हूँ। जैसे ही ये हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा उसके ऊपर हम बता देंगे। बल्कि एक सॉइल मिट्टी के ऊपर हम पूरी एक प्रेजेंटेशन ही एक बना रखी है और तो उसको भी अपडेट अभी कर रहे हैं। अभी हमने पूरा नहीं दिखाया है, उसमें से कुछ अंश इसमें से दिखा रखे हैं। और ये सब चीजें कि आने वाले भविष्य में क्या स्थिति होने वाली है और उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है, इस चीज पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि हम मिट्टी और पानी दोनों की गुणवत्ता और दोनों के स्वास्थ्य के ऊपर हमें विचार करने की जरूरत है। पानी भी हमारा स्वस्थ होना चाहिए। तो अभी हमने केवल मिट्टी जांच के तरीके बताए, अभी हमने पानी के जांच के बारे में कोई चर्चा ही नहीं की, जबकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने अपना खुद अनुभव किया कि हमारी मिट्टी, हमारे दिल्ली के आसपास की मिट्टी की जब हमने जांच की एक जगह की, और उसके साथ मैंने पानी की भी जांच कराई, तो मैंने देखा कि दोनों मिट्टी भी अल्कलाइन हो रही है और पानी में भी नाइट्रेट की मात्रा काफी ज्यादा है। तो उन किसान को फिर हमने सुझाव दिया कि अपना पानी का जो अपना बोर है वो तो नीचा करें, लेकिन ये भी उनके साथ बातचीत की, क्योंकि वो काफी हमारे साथ जुड़े हुए थे और काफी मैंने विजिट भी किया उनके पास जाकर के। तो जी उनको हमने यह भी सुझाव दिया कि ये मिट्टी तो आपके पूरे क्षेत्र की खराब हो गई है, पानी आपका हर जगह का बहुत खराब हो गया है। तो आप कृपया करके अपने खेत को लेजर लेवलिंग करके हुए जितना भी पानी आपके बरस रहा है, बरसात का पानी, कृपया करके उसको खेत में ही डालें जब उसका ऐसा अवसर मिलता है। तो उन्होंने ऐसा ही किया और इत्तेफाक से कुछ समय बाद बारिश बहुत अच्छी हो गई। बाकी जगह पर बाढ़ जैसी स्थिति हो गई, लेकिन चूंकि उनके खेत लेजर लेवल थे और उन्होंने बेड़ भी उचित रूप से बनाई थी, सारा का सारा पानी उनका जमीन के अंदर चले गया। तो उससे भी उनकी जो पानी की गुणवत्ता है, जमीन के अंदर पानी की गुणवत्ता है, उसमें निश्चित रूप से उसका फायदा हुआ है। और आने वाले समय पर वो ऐसा करेंगे तो उनको और ज्यादा फायदा मिलेगा। ये थी यहाँ की स्थिति। लेकिन जो आपके नर्मदापुरम में आपका पानी का लेवल अभी और जगह के मुकाबले काफी ठीक है और वहां पर भी मुझे लगता है कि पानी की गुणवत्ता पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो इन जी दोनों विषय ये एक दूसरे से लिंक्ड है। ये मिट्टी का स्वास्थ्य और पानी का स्वास्थ्य ये दूसरे के पूरक भी है। तो इसमें आप विचार करिएगा। जी, आप कुछ कह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा था कि हम लोगों की जो चर्चा हुई थी पानी के संबंध में, तो वो ऐसी हुई है कि इतने दिनों से हम जो पानी डाल रहे हैं उसमें जो TDS है उसमें 1 लीटर में कुछ 0.0 मिलीग्राम जो है कुछ तत्व रहते हैं। तो लगभग 6 लाख लीटर पानी हम इसमें देते हैं, तो वो सब तत्व उसमें जमते जा रहा है और इतने दिन से जमते जमते ऐसा हो गया है, तो उसका प्रभाव भी पड़ रहा है, ऐसा हमें आदरणीय संतोष सर ने बताया था। तो इस पर जो TDS बढ़ा है यहाँ, उसमें ML साहब भी थे, आदरणीय शरद भैया भी थे। तो इटारसी का TDS भी ML साहब ने बताया था कि लगभग 7 या 8 हो गया है। तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो मिट्टी में वो उसका प्रभाव पड़ रहा है। और जब इतना पानी जा रहा और हर बार जा रहा थी, तो फिर उनका ये कहना था। जियो, इस पर आपके क्या विचार है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही विचार है। जो मैंने दिल्ली के आसपास का जो किया था, मेरा प्रिडिक्शन उस समय ये था, एक मैंने उसमें चर्चा भी की थी वैज्ञानिक से। तो उनका प्रिडिक्शन ये था कि अगले 7 साल में जो आपकी उपज की अभी यील्ड पोटेंशियल है उसमें गिरावट आएगी और वो गिरावट 20-30% से ज्यादा हो सकती है। तो आपके उत्पादन में कमी आने वाली है अगर ये कंटिन्यूअसली ये काम करते रहे कि आपका
मिट्टी भी में भी ज्यादा और पानी में भी ज्यादा, वही पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई और उपाय नहीं कर रहे हैं, तो 20-30% की गिरावट निश्चित रूप से आने वाली है अगले 6-7 साल। जी ओम, लंबे समय की तो बात बोलना कम चाहूंगा करें, सर। कम समय में ही इसका नुकसान होने वाला है। जी हमारे एरिया में सर, जैसे सर जी जी एमएल, भी बिल्कुल जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ भी फसल में पिछले 3 साल से कमी आते जा रही है ग्रोथ उसमें। गेहूं की जो यील्ड है, जब 22-25 कुंटल प्रति एकड़ यहाँ गेहूं होता था, अभी वो 16 और 18 एकड़ प्रति कुंटल पे आ गया है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से कमी आने लगी है हमारे क्षेत्र में। आदरणीय शरद भैया बताएं आप उस दिन जो चर्चा हुई उसके संबंध में। जी सर, मैं ये कह रहा हूं कि जो अपनी चर्चा हुई है डॉक्टर चौहान के साथ, और उन्होंने जो टीडीएस पानी के स्वास्थ्य पे जो बात बताई है उसके संबंध में थोड़ी सी बात बताएं आप। जी सर, मैं तो सर मेहरा जी, आज चाहता, पानी का एक अलग से सत्र हो सकता है। हाँ पानी का सर से मेरा सर, ऐसा और निवेदन है कि एक अलग से दिन सर सत्र हो उनको सकता है मुख्य अतिथि पानी भी के ऊपर। बना ले अपन। यही मैं कह रहा हूँ शरद भैया, अलग से अपन सत्र कर लेंगे पानी का, क्योंकि समय अब 10 जी मिनट सर। बचा है। 10 मिनट में बात नहीं हो पाएगी पूरी, और वो विषय भी आज मिट्टी हो जाएगा, इसलिए अपन पानी के ऊपर अलग से एक सेशन रख लेंगे। आज मिट्टी जी की पूरी जी कर जी लें। सर। आज सर लगभग संतोष अभी सर को एक दिन सर मुख्य अतिथि बना ले अपन, संतोष सर को, काफी दिन हो गए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब सदन सत्र का आखिरी पड़ाव लगभग, अब हम चाहेंगे कि जो उपस्थित सदस्य हैं वो 9 दिन लगभग आपके सहयोग और सहभागिता से, आपके पुरुषार्थ से स्वैच्छिक रूप से हम पूर्ण कर चुके हैं। तो आज हमारा एक उत्सव का दिन भी है, तो हम चाहेंगे कि सभी के एक एक में आधा मिनट का कमेंट हो जाए। सब अपनी बहुत सूक्ष्म में, कोई विषय नहीं, सिर्फ व्यवहार के ऊपर अपनी बात रखें। अगर कोई विशेष परिवर्तन आप में आया है या आपका कोई विशेष सुझाव हो तो कम शब्द में, ताकि हम 8:30 तक इसको समापन कर सकें। हमारे बीच में अगर आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी तक आवाज पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं, और इसके बाद हम एक एक करके सबका कमेंट ले लेते हैं। अगर आवाज पहुंच रही हो आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी तक तो आप सादर आमंत्रित हैं। चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, तो मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने हैंड रेज किया है। धन्यवाद मुनीलाल जी। 900 दिन का प्रयास और प्रवास बहुत अच्छा रहा, और कोरोना काल में जो पवन जी ने और आपने सोचा उसको 900 दिन तक चलाना, और सबका सहयोग पूरे 18-20 राज्यों से लेना, देश विदेश के लोगों को रोकना और मतलब सम्मिलित करना, और इस तरह से कई विषयों पर चर्चा चलाना और जन जन तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ा काम योगाहार मंच ने किया है। और योगाहार मंच को 900 दिन पूरे करने के लिए और भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बस इतना ही जो है, ऐसा सबके कमेंट आ जाएं, क्योंकि एक खुशी का दिन भी है। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी। जी, मेरा सदन को प्रणाम। और आज हमारे योगाहार के 525 में सब लोग मोबाइल से बाहर थे, और आज अभी 900वें दिन में अंदर हैं, और जब 3 वर्ष पूरे होंगे तो उसमें फिर से हम लोग बाहर निकलेंगे। और सभी लोग बहुत अच्छे वो कर रहे हैं, और सबको मेरा अभिनंदन बंदन। और इससे बहुत कुछ सीखा हमने। जो हमारी फसल देख रहे हैं आप जी, पूरी जैविक लगी है, और धान करीब कटने के 10 दिन बाद 15 दिन बाद कट जाएगी। और इसमें हमने एक दवा नहीं डाली, न एक खाद डाला है, कुछ नहीं डाला, बढ़िया है। अब हमारा उपज 15 कुंटल पर एकड़ आने लगा धान का, और गेहूं का 12-13 ऐसा। तो ये सारा योगाहार की देन है। बहुत बहुत सुंदर। आदरणीय दिनेश जी श्यामबाल जी।
जी आदरणीय, आप तक बहुत शायद आवाज नहीं धन्यवाद। पहुंच रही जी, स्वागत जी है। एक पुनः आदरणीय सदस्यों को आज 900वें दिवस पर बहुत बहुत बधाई। और क्योंकि इस सदन के माध्यम से प्रत्येक सदस्य ने अपनी अपनी तरफ से अपने अपने मिट्टी की खेत की मिट्टी की स्वास्थ्य के लिए, मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्य किया है और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जो अभी आज की चर्चा के द्वारा एक समग्र रूप से कुछ तकनीकी और कुछ मैनुअल्स सामने आए हैं, ये बहुत ही कारगर साबित होंगे। और मैं बस यही बात इसमें जोड़ना चाहूँगा कि ये जो तकनीकी हैं, ये मैनुअल्स हैं, ये वही हैं जो हमारे किसान कर रहे हैं, लेकिन वो एक 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 टेबल पर, एक चार्ट में और एक खेत में हमें करने की आवश्यकता है, इसलिए ये सामने लाए जा रहे हैं। और इनमें सरलता, उतनी सरलता है जितनी सरलता से साथ हम अपने खेती कर रहे हैं, और भविष्य में ये बहुत ही फलदायी साबित होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय गजानन बाजट जी, आदरणीय गजानन पवार साहब, आदरणीय हीरलाल कुशवाहा जी, जी महोदय जी, ओम। पूरे सदन को नमन, वंदन, अभिनंदन। मेरा तो यही कहना है कि 900 दिन पूरे करना ये बहुत बड़ी है उपलब्धि। निश्चित ही इस कार्य से किसानों की होगी समृद्धि और हमारी सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना में होगी अभिवृद्धि। आप सभी को नमन, प्रणाम, वंदे मातरम। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय आदरणीय बहन कल्पना खोटले जी, सदन को कोटि से प्रणाम, गुरु सत्ता को नमन। जो 900वां दिन जो पूर्ण हुआ है, उस उपलक्ष्य में हम योगा प्रोग्राम के सारे सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। और इस सदन के कारण ही हम ये तैयार हो पाए कि हम एक फील्ड में शासकीय नौकरी करते हुए भी हम एक धरती माता के लिए सोच रहे हैं, पानी के लिए सोच रहे हैं, जमीन के लिए, मिट्टी के लिए, फसल उगाने के लिए सोच रहे हैं। हमने बस अभी भी हम सीख ही रहे हैं और इस शिशुवत सीख रहे हैं। और अब हम ज़मीनी लेवल पे हम काम करने के लिए पूर्णतया मन बना चुके हैं और शुरुआत कर चुके हैं। अभी जब सुनते हैं हम, वो एक अलग चीज़ होती है, और धरा पर जब काम करते हैं पुरुषार्थ लगता है, एक ताकत लगती है, मेहनत लगती है, संपूर्ण, जैसे स्वामी जी बोलते कि इंटीग्रेटेड बोलते, उस तरीके से। और इस सदन से हमने ये भी सीखा है कि हमको ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए, शासकीय योजनाओं का भी मतलब उनका सहयोग भी लेना चाहिए, और स्वयं का नॉलेज भी जो सीख रहे हैं, मतलब हम स्वयं के मन से नहीं करना है, कि शासकीय योजनाओं का भी मतलब जोड़ना है, और जो वैज्ञानिक है उनसे भी सहयोग लेना है, और जो अनुभवशील किसान है, जो वैज्ञानिक है, जिन्होंने कुछ ना ही पढ़ा, कम लिखा होगा, लेकिन उनको अनुभव है, उनसे भी जाके सीखना है, लेना है। तो यही हमने सदन से सीखा है। और पवन सर जी के माध्यम उनके जो रोज एक समीक्षा देते हैं, उसके कारण से, और जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दिखते हैं, नहीं दिखते, सभी के माध्यम से जो सीख रहे हैं हम, वो बहुत बहुत योगा प्रोग्राम के सारे सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। और हमारे आदरणीय लोधा जी हैं, लोधा जी आप सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय कृष्णनाथ सिंह जी, जी कृष्ण कुमार जी। हाँ ओम सर, और सदन को नमन बंदन है हमारा। और आज 900 दिन पूरे हो गए, सबों को अनेक शुभकामनाएं, बधाई। और हम लोग रोज नए नए आते हैं, जाते हैं। मुख्य अतिथि और योग शिक्षिका आज बहुत ही अच्छे ढंग से एकदम अभ्यासक्रम को किया गया। और ये जो आज हम जोड़े थे, दो लोग नए जुड़े हुए हैं,
और आगे भी इन लोग बिजी वाले रहते हैं, इसलिए कुछ समय के लिए रहेंगे, फिर अच्छा लगे तो छुट्टी उट्टी के दिन में इन लोग शामिल होंगे। और मेरा प्रयास रहेगा 900वां दिन के उपलक्ष्य में आगे हम इसमें कल तो जरूर हम 5 को जोड़ेंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आप झारखंड से। आदरणीय कृष्णा सिंह जी। आदरणीय कुमार भवन सिंह जी। ओम। इस मंच के, जोहार मंच के सभी साथियों को मेरा ओम। आज हम 9वीं पड़ाव की ओर अग्रसर हैं और इस पड़ाव को आगे बढ़ाने में पवन सर, मुनीलाल जी और बहन रंजना को बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी अथक प्रयास से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और ये जो कार्यक्रम है बहुत पूरी धारा को स्वच्छ पवित्र करने के लिए आप जिन्होंने जो ये संकल्प लेकर उत्तर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आप सभी योग साधक को नमन और वंदन। एक मिट्टी और जल की चर्चा हुआ, जो मिट्टी जब सुधर जाएगी तो सब सुधर जाएगा। 2 in 1। यदि मिट्टी सुधर जाती है, पानी स्वतः सुधर जाएगी। तो हम आप लोग भारत माता मिट्टी की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। यदि मिट्टी स्वतंत्र मतलब कीटाणुओं और केमिकल से मिट्टी प्रतंत्र होती जा रही है, गुलाम होती जा रही है, हम अब सभी जो मिलकर क्षित जल पावक गगन समीरा 5 तत्व मन अधम शरीरा, इस पर की ओर हम सब अग्रसित हैं। इसके लिए ओम वंदन। धन्यवाद कुमार भवन जी। आदरणीय ML गौर साहब जी। ओम। सर्वप्रथम तो आज योगाहार कार्यक्रम के 900वें दिन के अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई और आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं, जिसमें मुख्य रूप से जो इसके सूत्रधार हैं और इसके मार्गदर्शक हैं आदरणीय मुनीलाल जी, पवन सर, दिनेश सर और सभी सदन के जो जुड़े हुए लोग जिन्होंने इस यात्रा को आगे बढ़ाकर 900वें दिन पर पहुंचाया है, और इसके लिए बहुत बधाई। इसमें योग और आहार के अलावा हमने प्रकृति को बचाने के लिए बहुआयामी प्रयास जो किए हैं, इसमें हम शरीर मनुष्य के स्वास्थ्य को लेकर जमीन, जल और सभी विभिन्न विषयों के ऊपर हमने विभिन्न विशेषज्ञों को यहाँ लाकर देश से विदेश से उनको हमने यहाँ मंच के ऊपर लाकर सबके अनुभव शेयर कराए, सबकी विधियों के बारे में जानकारी दी। बहुत पुण्य का कार्य हुआ है, तो इसके लिए पुनः सबको बधाई। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गौर साहब। आदरणीय नीलकंठ सावले जी। ओम। आदरणीय सभी सदन को प्रणाम। जो आज 900वां दिन आप पार कर चुके हैं, तो इसी प्रकार एक अद्भुत क्लास इस भारतवर्ष में और सबको परिवर्तन करने के लिए, तीनों माता को बचाने के लिए ये जो क्लास चालू हुई है, इनसे सब लोग मार्गदर्शित हो रहे हैं। तो ऐसे ही ये क्लास चालू रहे, इसके लिए सभी ने प्रयास किया जाए और इस क्लास के 900 दिन पूरे होने के लिए शुभकामनाएं। और देश बदल रहा है, तो कल एक अनुभव ऐसा भी आया, 1 मिनट के लिए बनाना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र के लिए योग और मेडिटेशन का सिलेबस में जोड़ दिया है। तो सभी राज्य में अपने अपने जो इंजीनियरिंग कॉलेज है आसपास में, उसके लिए योग शिक्षक चाहिए। और मैं कल वहां पर गया था, तो मुझे योग और जैविक खेती का भी बताने के लिए मुझे कहा गया। तो बहुत अच्छा ये योगाहार से माध्यम से मुझे जो ज्ञान मिला है, ये मैं छात्रों को बताने का पूरा मार्गदर्शन किया।
तो उनको भी सांप सीढ़ी का भी बताया, तो वो भी अगले हफ्ते में मुझे टाइम देंगे तो मैं वहां पर भी बताऊंगा। ये सभी 40-50 जो इंजीनियरिंग के प्रथम वर्ष के छात्र है, वो उन्हें योग और मेडिटेशन का सिलेबस आ गया। तो यही मेरे योगाहार के परिवार से सभी निवेदन है कि आप राज्य में इससे कॉलेज के यहाँ पर जुड़िए और योग और मेडिटेशन जैविक खेती वहां पर भी अपनी कॉलेज में पहुंचाने का कष्ट करें। ओम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रणाली मराठे जी। ओम। और सभी महानुभावों को हृदय से अभिवादन प्रणाम। आज हमारे योगाहार क्लास को 900 दिन के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि की भी शुभकामनाएं। आज की योग पाठशाला वैशाली जी ने बहुत उत्तम ली। योगाहार मंच से जो आज का मिट्टी परीक्षण के लिए मार्गदर्शन हुआ वो बहुत ही आवश्यक और हमारे समाज को आगे ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण है। और इस मंच से जो काम हो रहा है वो देश और समाज को शक्तिशाली बनाने के लिए, प्रगति पथ पर खूब आगे ले जाने के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। योगाहार के इस पवित्र दिव्य मंच से जो कार्य हो रहा है वो बड़ी तेजी से अधिक ऊर्जा से प्रसारित हो जाए, बहुत फैले और सभी भाई बहन इसमें बड़ी लगन और निष्ठा से लगे। हमारे मार्गदर्शक आदरणीय पवन कुमार जी, मुनीलाल भाई, दिनेश भैया जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, रंजना बहन जी का जो ऊर्जावान नेतृत्व हमें मिल रहा है, इस मंच को बहुत आगे ले जाए, इसी मनोकामना से मेरी वाणी को विराम देती हूँ। ओम प्रणाम। धन्यवाद बहन जी। आदरणीय पुण्यकांत सामर्थ्य जी। जी धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। आपने इस विशेष अवसर पर अपने विचार भावना रखने का जो मौका दिया है उसके लिए आज मैं इस 900वें योगाहार उत्सव के उपलक्ष्य में उपस्थित सभी महानुभावों को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर आज तक जिन सभी लोगों का इसमें जो पुरुषार्थ लगा है, प्रयास हुआ है, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, उनके पुरुषार्थ को, और ऐसी कामना करता हूं कि ये कार्यक्रम के माध्यम से और भी लोग जुड़े और हमारे किसान लोग जुड़े और इसका जो महत्व है उससे लाभान्वित हों। और हम लोग भी जो जुड़े हैं अधिक से अधिक रोज प्रयास होता है कि कैसे हम लोग इससे अधिक इसका लाभ उठाएं और आने वाले अपने भविष्य में अपने बच्चों को, अपने नए जनरेशन को इसका जानकारी पहुंचावें। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं तथा इस कामना करता हूं कि हमारा कार्यक्रम फूले फले समृद्ध हो। प्रणाम। ओम। ओम। आदरणीय भ्राता जी, आपको प्रसाद को नमन। आदरणीय मैं रमेश चंद्र मेहरा जी को आमंत्रित करता हूँ 900वें दिन की हार्दिक बधाई शुभकामना देने के लिए। जी ओम। सदन को नमन। और आज 900वें दिन तक हम लोगों ने इस सदन से बहुत कुछ सीखा है और इसके माध्यम से अनेक ऐसे लोगों से हमारा परिचय हुआ है जिनको हम न जानते थे न पहचानते थे, और करीब करीब ऐसी 13 पद्धति हम लोगों ने इसके माध्यम से जानकारी प्राप्त की है। और जो कुछ हमको अच्छा लगा उसको हम अपने किसानी में उतार भी रहे हैं, जैसे कि ट्राइकोडर्मा बनाना हमने सीखा है और भी दूसरी तरह की जो विधियां हैं उस पर भी हम काम कर रहे हैं। जी ओम। सदन को नमन। और इसी तरह से इसमें नए नए लोग जुड़ते रहे तो हम जो है अच्छा करते रहे। जी ओम। धन्यवाद मेहरा जी। म्यूट कर ले आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी। आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी। जी ओम। सदन को प्रणाम। और
आज जो 9वां जन्म उत्सव हम मना रहे हैं योगाहार का, उसकी सभी को हार्दिक बधाई अभिनंदन। और ऐसे ही हमको योगाहार से प्रेरणा मिलते रहे, प्रतिदिन नई जानकारी मिलते रहे, हमारी ऊर्जा बढ़ते रहे योगाहार के माध्यम से, और हम इसी भविष्य की दिशा में हम चलते रहें प्रतिदिन। जी ओम। धन्यवाद आदरणीय ऋषि जी। आदरणीय शरद वर्मा जी। जी ओम। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज हमारे 900 दिन पूरे हो गए हैं। जी आवाज नहीं आ रही क्या सर? आ रही है आवाज आ रही है। आ रही महोदय, आपकी आवाज तो देश विदेश में पहुंच रही है। जी 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 900 दिन पूरे हो गए हैं और अपने आप में बहुत ऊर्जा महसूस करते हैं। जब से योगाहार से हम लोग जुड़े हैं, मुन्नीलाल सर और दादू का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने हमें इतनी विशिष्ट क्लास में हम लोगों को जोड़ा। तो हम सबसे पहले तो उनका धन्यवाद देने जाते हैं कि जिन्होंने हमें इस योगाहार कार्यक्रम में लेके आए। हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। इस योगाहार कार्यक्रम से स्वास्थ्य, अपनी जमीन, अपने बिजनेस, खेती, अपने दोस्तों में, हर चीज में इसका लाभ हमने प्राप्त किया है और ऐसी आशा है कि हमेशा ऐसा ही हमें शिक्षा मिलती रहे। जी ओम प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय शरद जी। आदरणीय शुभित वर्मा जी। जी अभी योगाहार ग्रुप के सभी सदस्यों को अभिनंदन, जो हम 900 दिन पूरे कर लिए हैं। मेरा एक ही मानना है कि ये जो मंच है वो एक राम सेतु की तरह है, जिसमें सभी का योगदान, छोटा बड़ा सभी का रहा है, किसी का गिलहरी किसी के वानर के जैसे। तो ये मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा हम और आगे बढ़ें, कि ये जो सूचना का जो भंडार है, इंसाइक्लोपीडिया है, वो आने वाले पीढ़ियों के लिए अच्छे से सहेज के हम रख पाएँ। तो जो हम पहले भी चर्चा किए थे कि इसका कैसे बेहतर अरेंजमेंट हो सकता है सोशल मीडिया में, क्योंकि जो अलग-अलग पॉडकास्ट भी होते हैं और अलग-अलग जो फेसबुक पेज से, व्हाट्सएप ग्रुप से आज सफल स्टार्टअप में कन्वर्ट हो गए। तो उस दिशा में हम जो सक्रिय इसमें सदस्य हैं, वो कभी एक बार फिर से मिलकर बात करें कि कैसे इसका आयोजन बेहतर हो सकता है, जिसमें जो भूमिका है रंजना जी का, मुन्नीलाल जी का, दिनेश सेमाल जी का, वो प्रमोशन में हो, उनकी जगह उनका कोई अल्टरनेट हो। तो ये एक मेरा सुझाव था। धन्यवाद। धन्यवाद सुमित जी। इस पर एक दिन चर्चा कर लेते हैं, और आपने बीच में सुझाव दिया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पे अति आवश्यक है। आदरणीय पवन जी से संवाद करके और हम आप चर्चा करते हैं। आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी ओम। सदन में उपस्थित सभी महानुभावों को सत सत नमन बंदन। आज 900 दिन पूरा करने के योगाहार क्लास में के लिए सबको बधाई। इसमें सभी आदमी का ऊपर से लेकर के नीचे तक जो भी जुड़े हुए हैं, सभी का इसमें अथक प्रयास और निरंतर जुड़ने का ही प्रेरणा फल है, कि जो कि लगातार चलते जा रहा है। आज का योग कक्षा बहुत अच्छा रहा, और मिट्टी के ऊपर जो बोधन पवन सर के माध्यम से दिया गया, वो भी बहुत उचित जानकारी मिली है, और हम इसे निरंतर लाभान्वित हो रहे हैं और कोशिश करते हैं हरदम जुड़ने के लिए और दूसरों को जोड़ने के लिए। ओम सत सत नमन बंदन। ओम। धन्यवाद आदरणीय उमाशंकर जी। आदरणीय वैशाली विनायक जी आज की हमारी योगाचार्य बहन है, आप को मैं आमंत्रित करता हूं, आप भी अपना हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दे सकती हैं। आदरणीय वैशाली जी। योगा रिकॉर्डिंग से हमारे भाई जो रिकॉर्डिंग करते हैं हमारे संस्थान में, अगर वो चाहें तो वो भी अपने 900 दिन की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं दे सकते हैं। आपके प्रसाद भी इसमें रहते हैं। अब मैं आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी जुड़ गए हैं, मैं उनको पुनः आमंत्रित करता हूं।
जी ओम। चलिए, और कोई हमारे आदरणीय जी जी ओम। आज हमारे जैसे 900 दिन पूरे हुए हैं, जिसमें सुमित जी ने अभी जो एक बात कही है कि एक राम सेतु की तरह कार्य कर रहा है, और राम सेतु की तरह कार्य करने में एक छोटी सी गिलहरी का भी महत्व होता है। छोटे से छोटे व्यक्ति जिसने एक अंश भर भी इस कार्यक्रम में सहयोग किया है, वो धन्यवाद के पात्र हैं, और हृदय से उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं। और धीरे धीरे करके हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो अद्भुत ही पूरे भारतवर्ष में एक अद्भुत प्रयोग है कि एक अकेला ऐसा कार्यक्रम है जो स्वैच्छिक है और जिसमें निस्वार्थ भाव से 900 दिन छोटे मोटे नहीं होते, लगभग 3 साल, पौने 3 साल के आसपास का समय है। तो अभी एक साल में 365 दिन होते हैं। इस हिसाब से अगर हमारा देखा जाए तो अभी हम इतनी लंबी यात्रा किए हैं, इसके लिए सबसे ज्यादा हम आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय हमारे मुन्नीलाल यादव सर का, कि जो कहीं भी रहे, कार में रहें, चाहे वो किसी रात भर अगर 3 बजे तक जागे भी हों तो सुबह 5 बजे बिल्कुल वो आपको हाजिर मिलेंगे। तो ये जो कंसिस्टेंसी है, इसको मेंटेन करना छोटे मोटे व्यक्ति का काम नहीं है और न छोटी सोच वालों का काम है ये। और जैसे कि धीरे धीरे इस माला में कई मोती पिरोते चले गए, आदरणीय शरद जी जुड़े, फिर इसके बाद में सुमित जी जुड़े, और भी बहुत सारे ऐसे जो हमारे लोग जुड़े हैं, तो उन सबका हृदय से आभार। और सुमित भैया के यहाँ से भाभी जी विजिट करने वाली हैं यहाँ पे हमारे यहाँ, हमारे फार्म हाउस को, और 2 दिन के लिए आ रही हैं वो। तो अभी मेरी बात हुई थी प्रदीप जी से, तो हम उनको भी ये मॉडल दिखाएंगे। आसपास में हमारी सूचनाओं का आदान प्रदान का एक बहुत अच्छा ये एक मंच मिला है, और मैं मुन्नीलाल सर को इतना हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने रामलीला का वो मंच दिया है, जैसे जिसको जो पाठ आता है। रामलीला के मंच में क्या होता है, कोई केवट का पाठ करता है, कोई मंत्रा का करता है, कोई रावण का करता है, कोई मारीच का करता है, कोई जिसको। तो अभी इस रामलीला के मंच पे या ये जो योगाहर का मंच है, जिसको जो रोल आता है वो आप निभा दीजिए। यहाँ इससे ज्यादा स्पष्ट मंच आपको कहीं मुझे तो देखने को नहीं मिला, कि जिसको जो भी आता है, जो जिस विधा में पारंगत है, आइए आके अपना टैलेंट दिखाइए और किसानों को भला कीजिए। किसानों के लिए क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है, उसके लिए इससे बड़ा माध्यम मुझे आज तक नहीं मिला। इसलिए मैं आदरणीय मुन्नीलाल सर का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने वो मंच दिया है कि जिसको जो भी टैलेंट हो वो आके यहाँ दिखाइए, और दिखाने के बाद में दूसरे किसानों को कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, उसके लिए आप अपना जो भी एक्सपीरियंस है। इससे एक बड़ा, सबसे बड़ा फायदा एक और होगा गुरुदेव, कि जैसे आज मैं 9 साल परेशान हुआ है, 10 साल परेशान हुआ, 10 साल परेशान होने के बाद में एक चीज एग्जीक्यूट होके आती है, केवल एक चीज में पारंगत हो जाता है आदमी, कि जिसपे वो निरंतर कार्य करता रहता है, तो हजारों गलतियां होती हैं उससे, हजारों। और इसके बाद में 9 साल की यात्रा के बाद में जब वो एक चीज निकल के आती है, तो जो नया आदमी जुड़ता है उसको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उसको वो 9 साल बच जाते हैं, वो 9 साल की यात्रा बच जाएंगे। 9 साल में जो गलतियां हमसे हुई या 10 साल में जो गलतियां हुई, वो गलतियां हम उसको नहीं करने देंगे। और उसको कहते हैं ना, पका हुआ भोजन रेडीमेड आपने उपलब्ध कराया है, और इसलिए आपने जो मंच प्रदान किया है सभी लोगों को, उसके लिए हृदय से आपका, और आदरणीय पवन सर का, जो पूरी पतंजलि की टीम है उनका, और रंजना बहन जी का, और जो लोग बिल्कुल निरंतरता से, मैं शरद जी को देखता हूँ, जैसे ही ज्वाइन करता हूँ तो मैं सबसे पहले क्लिक करके देखता हूँ कि कौन कौन जुड़े हैं। तो मैं कभी भी शरद जी का एब्सेंट मुझे नहीं दिखता, वो जुड़े हुए दिख जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि है। इसके लिए सभी सदस्यों का, जिन लोगों ने एक रत्ती भर भी सहयोग किया है, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जी ओम। धन्यवाद रघुवंशी जी, आपके पुरुषार्थ को नमन। और चूंकि समय लगभग अपनी सीमा में, जी वैशाली विनायक जी आपने अनम्यूट किया है, अनम्यूट करें आप। ओम सभी को ओम। आज का जी ओम। रंजना जी कहाँ है? रंजना जी 9 से दिन तो मैंने सुबह